अच्छा, आज का जो सेशन है ये जीयू के मिक्स्ड केसेस हैं, मेल फीमेल और सारे लेकिन हैं जीयू के, तो उसके हिसाब से देखिए। हेलो, Assalamu alaikum. वालेकुम Uh, सलाम। I'm provided with the CT scan, corneal, axial, and cervical sections, abdomen, and pelvis, in which I can appreciate that there is air inside the right-sided pelvic glacial system with enlarged right kidney and dilated right-sided ureter with few perinephric and periureteric fat strandings. Findings, the contralateral kidney appears to be normal. No calcific density is identified inside the right-sided pelvic glacial system or ureter. Urinary bladder appears to be normal. No ascites. Rest of the viscera appear unremarkable: liver, spleen, bowel loops. The findings are most likely suggestive of emphysematous pyelonephritis. Further, I would like to refer the patient to urologist for stenting and antibiotic cover. अच्छा ठीक है, ये क्या ग्रेड है मैडम? सर ग्रेड आप VU का पूछ रहे हैं सर? नहीं, एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। सॉरी सर, ये मुझे भी याद नहीं आ रहा। अच्छा, ट्रीटमेंट आपने क्या इसका बताया? सर इसमें एंटीबायोटिक कवर और डीजे स्टंटिंग। अगर डीजे स्टेंटिंग किस मोडेलिटी से, और डीजे स्टेंटिंग क्या हेल्प देगी इसके केस में? सर अगर कोई यहाँ कलेक्शन बनी हुई हो, जैसे यहाँ पे भी लग रहा है जैसे एयर फ्लूइड लेवल्स बने हुए हैं, तो वो ड्रेन कर लेंगे उसको। जो अगर कोई एम्पाइमा वगैरह बना हुआ होगा तो उसको ड्रेन हो जाएगी, वो कोई पस वगैरह एब्सेस। अच्छा ठीक है। अब इस केस में ना काफी सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कस करने हैं। वैसे तो ये सिंपल सा केस लगता है देखने में कि एम्फा एयर नजर आ गई है तो हमने इसको बना दिया है। सबसे पहले किसी और को ग्रेडिंग आती है? जी सर। सर ग्रेड 1 में हमारे पास सिर्फ यूरेटर पेल्विक्स इन्वॉल्व होती है। सेकंड में हमारे पास पेरेन्काइमा, थर्ड में इट्स एक्सटेंड बियॉन्ड द पेरेन्काइमा, एंड फोर्थ में बायलैटरल और सोलेटरी किडनी विद द एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। थर्ड में आपने क्या बताई है? सर थर्ड में एक्सटेंशन बियॉन्ड द पेरेन्काइमा, पेरिनेफ्रिक स्पेस में चली जाएंगी। मतलब पेरिनेफ्रिक स्पेस में चली जाएगी। जी सर। हाँ ठीक हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब आपने इसको डिस्क्राइब किया तो आपने कहा कि एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस है, तो इसमें देखना होता है कि ये सिर्फ कैल्शियल सिस्टम में है या पैरेन्काइमा में भी जा रहा है। इसमें कहीं पे एविडेंस हमें मिल रहा है पैरेन्काइमा में जाने का, सर पेरेन्काइमल नहीं या लगता। सिर्फ कैल्शियस में? सॉरी सर सिर्फ PCS के अंदर लगता है, पेरेन्काइमा इन्वॉल्व नहीं लगता। हाँ बिल्कुल। तो इसमें ना एग्जाम में आपने हमेशा जब बोलना है तो ख्याल करना है, क्योंकि ये केस एग्जाम केस होता है, सभी आता होता है एग्जाम में, तो वो माइंड करते हैं कि पाइलाइटिस बोलना है, पाइलोनेफ्राइटिस नहीं बोलना। पहली बात तो ये ठीक है। फिर इसमें दूसरी चीज जो इसकी ट्रीटमेंट होती है वो मोस्टली तो नेफ्रेक्टमी होती है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रालेटरल किडनी आपने नॉर्मल बताई है, ये आपको बिल्कुल ठीक लग रही है कॉन्ट्रालेटरल किडनी? सर अब ये एट्रोफिड लग रही है, जब आपने जूम किया है तो एट्रोफिड लग रही है ये। हाँ बिल्कुल, इसमें दो सेक्शंस में, एक इस पे कोरोनल पे और इधर एक्सियल पे, ये दोनों पे छोटी है एट्रोफिक किडनी है, लाइकली नॉन फंक्शनल होगी इतने साइज के साथ। तो नाउ दिस किडनी इज इम्पोर्टेंट। आपके पास एक ही फंक्शनिंग किडनी है, उसमें भी एम्फाइसेमेटस पाइलोनेफ्राइटिस हो गया, तो नेफ्रेक्टमी की ऑप्शन तो चली गई।
दूसरा आपने बताया कि डीजे स्टेंटिंग इसमें कर सकते हैं। डीजे स्टेंटिंग का इसमें ऐसा कोई रोल नहीं है, इसमें आपने करना होता है परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी। ठीक है, बीइंग अ रेडियोलॉजिस्ट ये चीज़ आपको आनी भी चाहिए एग्जाम के लिए भी, और परफॉर्म भी हम ही लोग करते हैं। तो परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी का रोल है। अब आपने इसमें ये बताना है सारा कुछ A to Z के कॉन्ट्रालैटरल किडनी एट्रोफिक है, सिंगल फंक्शनिंग किडनी है, उसमें डायलेटेड कैल्शियल सिस्टम है, एयर है, सर्जिकल इमरजेंसी है, अर्जेंट इसकी आपने करनी है परकुटेनियस नेफ्रोस्टमी। फिर आपको एग्जाम में इसमें अप टू द मार्क जो है नंबर्स मिलेंगे, वरना वो मतलब वैसे देखने में सिंपल सा केस है, लेकिन जब इस तरह का सिंपल केस हो तो उस पर वाइवा होता है। वाइवा पे के पॉइंट्स फिर यही सारे कुछ हैं इसमें। पहली बात ग्रेडिंग पूछ लेंगे आपसे, दूसरी बात फिर आपसे पूछेंगे ट्रीटमेंट मोडालिटी, तो वो आपने बतानी है। सर आप ग्रेड्स एक और दफा बता सकते हैं? ग्रेड में जो ग्रेड 1 होता है ना, उसमें सिंपली होती है कलेक्टिंग सिस्टम में, जैसे हमारे केस में है। ग्रेड 2 में उसकी एक्सटेंशन होती है इनटू द रीनल पैरेन्काइमा। ग्रेड 3 में वो बियॉन्ड द पैरेन्काइमा, जैसे पेरिनेफ्रिक या पैरारीनल स्पेसेस में चली जाएगी एयर एक्सटेंड होके। और ग्रेड 4 अगर दोनों किडनीज बायलैटरली इन्वॉल्व हो तो ग्रेड 4 होता है। सर तो पाइलाइटिस बोलना है या पाइलोनेफ्राइटिस बोलना है? पाइलाइटस, पाइलाइटस। ठीक, ठीक, थैंक यू सर। इन दोनों में डिफरेंस है ना, यही वही पाइलाइटस है ग्रेड 1, पाइलोनेफ्राइटिस है ग्रेड 2, और फिर उससे ऊपर जितना भी है वो पाइलोनेफ्राइटिस ही है। ठीक सर अगर उन्होंने हमें बताया ग्रेड 2 है तब भी हम पाइलोनेफ्राइटिस नहीं कहेंगे, तब भी पाइलाइटिस कह के फिर अगर ग्रेडिंग तो ग्रेड 2 है तो फिर तो आप पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे, हाँ लेकिन ये जब पैरेन्काइमा में एक्सटेंशन नजर आ गई तो फिर तो आप पाइलोनेफ्राइटिस ठीक, बोलेंगे ना। सही, ठीक ठीक ठीक। सर पीसीएन हम रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। सर पाइलोनेफ्राइटिस की भी दो टाइप्स है ना आगे? पाइलोनेफ्राइटिस के आगे या उसमें है मतलब पैरेन्काइमा तक है या आउटसाइड द पैरेन्काइमा भी है? सर पीसीएन जो है वो यूरोलॉजिस्ट नहीं करते, वैसे मैंने रेडियोलॉजिस्ट को करते तो नहीं देखा। नहीं यार, मैं खुद भी करता हूँ और रेडियोलॉजिस्ट ही करते हैं। तो पीसीएन जो है ये कुछ भी नहीं है, जैसे सिंपल आप लिवर एब्सेस में और इन चीज़ों में पिगटेल्स डालते हैं ना, इसमें किडनी में भी नेफ्रोस्टमी प्लेस करनी होती है। पीसीएनएल करते हैं यूरोलॉजिस्ट, ये भी कर सकते हैं वो, लेकिन ये हमारी डोमेन है, हमें करना चाहिए। जी सर। Okay, I am provided with the multi-sequential CT scan images, axial and sagittal sections, in which I can appreciate that the left-sided pelvic glacial system is dilated along with dilated renal pelvis and ureter. I can appreciate that there is a cystic density identified in the scrotum and bilateral testes are not visualized inside the scrotum. The right kidney appears to be normal. No calcific density is identified inside the left-sided ureter. जी, तो क्या डायग्नोसिस है आपका? सर ये कोई एब्सेस हो सकती है जिसकी वजह से, लेकिन उसकी वजह से नेफ्रोपैथी क्यों हो रही है? और वीयूजे जो बायलैटरल व्यू जो लेफ्ट साइडेड डिस्टल यूरेटर है वो वीयूजे तक नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक लोकलाइज थिकनिंग सी भी लग रही है। आप केस को दोबारा एक दफा देखें। हेलो।
जी सर। जी, मैंने कहा आप केस को एक दफा दोबारा देखें, जल्दी जल्दी इसको खत्म करें, केसेस काफी सारे हैं। मतलब अगर नहीं आ रहा तो कोई उसमें इशू नहीं है, लेकिन इसमें शो किया हुआ है, आपको आइडिया हो जाएगा। थोड़ा सा इसको एक दफा रिव्यू करें, नहीं तो हम डिस्कस कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। सर सैजिटल इमेजेस पे एग्जैजरेटेड एंगुलेशन लग रही है कॉक्सिक्स की सैक्रम के साथ। और ठीक है, वो कोई इशू नहीं, क्योंकि हम जी पहले आप देखें कि मेल है पेशेंट, फीमेल है। सॉरी सर, ये फीमेल पेशेंट है और ठीक है, फीमेल पेशेंट है। अब आप देखें इसको दोबारा से। सर ये तो फिर कोई गार्डनर डक्सेस बन जाएगी जो। आप इसका लास्ट इमेज देखें सैजिटल, इसको गौर से देखें। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। इस पे ये देखें, आपको ब्लैडर नीचे डिसेंड करता हुआ नहीं नजर आ रहा? तो ये सिस्टोसील है। यस, दिस इज सिस्टोसील। ये ब्लैडर का पोर्शन है जो कि पेल्विस में चला गया। सैजिटल पे बहुत क्लियरली ये जा रहा है ब्लैडर यहाँ से नीचे। ठीक है, उसकी वजह से चूंकि ब्लैडर नीचे एक्सटेंड हो गया है, स्ट्रेच हो गया है साथ, तो ऊपर जो है लेफ्ट साइडेड VUJ की ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है और हाइड्रोनेफ्रोसिस आ रहा है। फीमेल पेशेंट है, ठीक है। यूट्रस और वो बाकी विसरा इसमें नहीं नजर आ रहे। क्या पता इसकी पोस्ट सर्जिकल हिस्ट्री हो, जो कि लाइकली थी आई थिंक इसकी। तो फीमेल पेशेंट्स में जो है ये ज्यादा कॉमन होता है। क्या लैंडमार्क है जिससे आप बताएंगे कि सिस्टोसील है या नहीं? ये देख के तो हमने बता दिया ना सिस्टोसील है, कैसे पता चलता है? आपने कैसे बताना होता है देख के सिस्टोसील है पेशेंट को? तो ये वो जो एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ द प्यूबिक सिम्प्सिस टुवर्ड्स द कॉक्सिक्स। ठीक है, इसका क्या नाम है? इसका नाम मेरे ध्यान से निकल गया। प्यूबोकोक्सीजियल लाइन। ये प्यूबिक लाइन से कॉक्सिक्स तक सिंपल वही प्यूबोकोक्सीजियल लाइन है। अब यहाँ से अगर हम इसको ड्रॉ करें यहाँ से लेके, तो इस पे भी बड़ी ना वो चलती होती है डिबेट के सुपीरियर मार्जिन से करनी है कि इंफीरियर से। बुक्स में कई जगह सुपीरियर लिखा हुआ है, लेकिन अफीरी में एक दफा क्लासेस अटेंड की थी तो वहाँ पे वो इंफीरियर बोल रहे थे। काफी उसमें वो है। अलबत्ता जो है प्यूबिक सिम्फिसिस से कॉक्सिक्स तक अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो ब्लैडर उससे नीचे डिसेंड किया हुआ है, ठीक है ना। और इसमें वैसे भी विजुलाइज भी हो रहा है कि ब्लैडर पेल्विस में चला गया। सेकेंडरी टू दिस ये इसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है ऊपर लेफ्ट साइड की, और थोड़ा सा प्रोमिनेंस राइट साइड पे भी है वैसे, लेकिन इस तरफ की प्रॉपर डायलिटेशन है और यूरेटर डायलेटेड है। इस तरफ भी अगर आप देखें ना तो ये यूरेटर प्रोमिनेंट जरूर है यहाँ पे राइट का। तो बेसिकली दिस इज सिस्टोसील। और इसमें यही इंपॉर्टेंट बात है कि आपने लाइन का बताना है, ड्रॉ भी करवा सकते हैं, उधर ड्रॉ करके दिखानी है। और वैसे सिंपल ही है केस। सर इस लाइन से कितना ऊपर होना चाहिए ब्लैडर? इससे नीचे डिसेंड कर जाए तो सिस्टोसील होती है। ओके, और अगर यूट्रस या रेक्टम का हो तो इसमें कोई 2 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर इस तरह की कोई बात थी आई थिंक शायद, और आपको याद है तो। हाँ, इस तरह की मैंने पढ़ी हुई है, लाइक उसमें यूट्रस में या उसमें होती है। इसमें जो है ना सिंपली सिस्टोसील में सिर्फ उससे नीचे डिसेंड करना चाहिए। और बाकी वो मैं दोबारा देख के पढ़ के ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, फिर इस टाइम माइंड में क्लियर नहीं है। सर वो मेरे ख्याल में इस तरह है कि लेस देन 2 सेंटीमीटर 2 to 5 सेंटीमीटर और फिर ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। वो सिस्टोसील की ग्रेडिंग जो है ना। अच्छा हाँ, वो ग्रेडिंग है आई थिंक शायद। जी 3 बिल्कुल ग्रेड्स हैं। ठीक है। ग्रेड वो 1 में लेस कोई देन भी 2। शेयर कर दें अगर किसी के पास है ना, तो कहीं पे शेयर कर दें ग्रुप पे। ठीक है। चलें जी, नेक्स्ट कैंडिडेट कौन है? सर इसमें रेक्टल प्रोलैप्स भी है। सॉरी, आवाज नहीं आई, दोबारा पूछें। सर इसमें रेक्टल प्रोलैप्स भी है रेक्टल प्रोलैप्स तो ऐसा along नहीं with मुझे नजर आ रहा। the unibladder। आई डोंट थिंक सो। इन इमेजेस पे तो नहीं लग रहा। सर इसमें रेक्टल। अच्छा ठीक है, थैंक यू। zoom कर लो। I am provided with multiple CT scan images, axial and coronal reformated, lung window, it's contrast enhanced,
in CT scanogram, I can see there's just opacity, large opacity is noted. And in the axial slices, I can see there is the both right and left kidney appears normal. There is a density, there's a hypodensity is noted in the upper pole of the left kidney. Likely exophytic. How it is not distorting the renal architect. डिस्टॉर्शन तो है, डिस्टॉर्शन, लेकिन जो ऊपर वाले जो एक्सेल स्लाइस में तो वो नहीं लग रही, नीचे वाले में जो कोरोनल है उसमें बिल्कुल क्लियर पता चल रही है एक्सोफिटिक है और डिस्टॉर्ट भी कर रही है। लेकिन वो जो एक्सियल स्लाइस थे ना उसमें मुझे वो नहीं लगी कि वो, हाँ ये ऊपर वाले स्लाइस में लग रही है बिल्कुल, जो ऊपर टॉप एक्सियल स्लाइस है, that is, and apart from this I can see some perinephric standing, left perinephric standing there, along with the there is a filling defect is also noted in the left ureter, not sorry, in the left renal vein. And as far as this is concluding my findings, there's a hypoattenuated exophytic dense lesion is noted in the in the left upper pole of the kidney, which is distorting its parenchyma with left perinephric fat stranding, and filling defect noted in the left renal vessel. However, no site is seen. लेफ्ट रीनल वेसल में फिलिंग डिफेक्ट कहाँ पे बताया आपने? ये सर इसमें लग रहा है ये जैसे ये वाली, ये वजह से आ रही है एक्सियल इमेज, ये वाला, ये जो आपने कर्सर रखा है इसके नीचे वाले में, ये नीचे वाला, ये फिलिंग वाले में, जी जी जी, नहीं मेरे ख्याल में तो ये ठीक है वेसल्स, ठीक है, ओके सर। फिर ये the hypoattenuatic lesion which is distorting the parenchyma, cystic lesion. So my diagnosis confirms to the cystic aggressive cystic lesion, which is not invading any, I mean, which is confined to the kidney, has not extend beyond the gyrata fascia and not extending into the vessels. So this cystic structure which is distorting the kidney, so it's most likely the diagnosis differential includes the renal cell carcinoma and transitional cell carcinoma, but transition infiltrated. So this exophytic distorting architecture is most likely cystic renal cell carcinoma. However, I would go to the further section to see the images for staging and to see whether it's invasion to the renal vein or not, and then bone window to see the mets there. आपको ये सिस्टिक लगी लेन? सर ये सिस्टिक नहीं लग रही है, ये बिल्कुल ये सब प्रोट्रूड आउटवर्ड कर रही है सर, बिल्कुल प्रोट्रूड तो कर रही है, इसकी डेंसिटी पे कमेंट करें थोड़ा। इसकी डेंसिटी हाइपो सर हाइपोडेंस है ये, लेकिन वो बिल्कुल फैट की तरह तो बिल्कुल वो नहीं है, बिल्कुल काली बिल्कुल वैसी तो नहीं लग रही फैट की तरह, सेंटर में लग रही है। एब्डोमिनल फैट देखें, फैट से मिलती है, फैट से मिलती हुई है। देन इट इज द एंजियोमायोलाइपोमा, एंड फॉर दिस वो उसकी डेंसिटी मैच कर रही है कि वो जो फैट है उससे सेंटर वाला, तो फॉर दिस आई वुड लुक फॉर दिस साइज। हाँ चले इस पे वैसे लग भी रही है फैट डेंसिटी, ठीक है, बाकी के एब्डोमिनल फैट से मैच कर रही है, वो जो भी विंडो आपको अवेलेबल हो उस पे आपने करना है ना नोट। हाँ दूसरी बात ये कि जब आपको डाउट हो आपने कहना है आई वुड लाइक टू टेक द डेंसिटी ऑफ दिस लेयर। सही,
ठीक है, आपने ये बात करनी है वहां पे एग्जामिनर के पास। अगर तो डेंसिटी मेजर्ड होगी ना, तो वो साइड पे उसने मतलब फिल्म्स पे डिस्प्ले की हुई होगी। नहीं तो वो आपको बता देगा, या वो आपसे पूछ लेगा कि डॉक्टर साहब आपको क्या लग रही है, ये सिस्टिक लग रही है या क्या लग रही है। जब आप बताएं तो वो आपको करेक्ट कर देगा कि ये फैट डेंसिटी है। अगर वो नहीं तो सिंपल हो सकता है कि वैसे डायरेक्ट भी बता दें आपको कि ये फैट डेंसिटी लिया है, या इसकी ठीक। डेंसिटी बोल दें आपको कि जी से -30 HU है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जब भी डाउटफुल हो आपने बोल देना है कि ये फैट डेंसिटी। अब इसमें देखिए ना, एक्सियल में ये बिल्कुल साथ वाले उसकी तरह की ही है ऑलमोस्ट, कोरोनल पे इससे भी ज्यादा क्लियर है। यहाँ पे देखिए आप इसको। जी सर, वैसी लग रही है। वो दूसरी विंडोज ठीक पे है। आते हैं ना, वो जो लूसेंट, उसको देख रही फैट डेंसिटी, वो वही चीज देख रही थी मैं। उसको उसी विंडो से कंपेयर करना चाहिए। हाँ जी, जो भी विंडो आपके पास अवेलेबल है आपने उससे कंपेयर करना है। सही सही उसमें बाकी की फैट देख लें और इसकी फैट देख लें। सही। ठीक है, so I will work it for its tuberous sclerosis as far as I will see the angiomyolipoma and its for size. If it is greater than 4 centimeter, then go for the embolization. एक सेकेंड रुकिएगा प्लीज। हेलो, हाँ। अच्छा डॉक्टर मरीम, सॉरी सर, मैं इसमें ना एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। ये एक होता है कॉर्टिकल नॉच साइन, तो वो स्पेसिफिकली एंजियोमाइलोइपोमा के लिए होता है, और वो इस केस में बिल्कुल टिपिकली वही है। वो ये होता है कि जो कॉर्टेक्स होता है ना, ये फर्ज करो अगर ये किडनी है, तो इससे इस तरह करके नॉच बनेगी उसके जो पेरिफेरी है कॉर्टेक्स पे। तो आप देखें कि इस केस में आपको नॉच बनती हुई, इस पे देख लें, बिल्कुल नॉच बनती हुई नजर आ रही है। इधर देख लें तो बिल्कुल एक उसके कॉर्टेक्स पे एक नॉच बनेगी। ये रीनल सेल कार्सिनोमा कभी भी उसकी नॉच नहीं बनती इस तरह, जिस तरह इसमें नॉच बन रही है। हर इमेज पे आपको एक नॉच बनती हुई नजर आएगी। बिल्कुल परफेक्ट एक है, क्लेफ्ट सा, ऐसे ही है। यस सर, उसमें एक क्लेफ्ट सा बनता हुआ, इसमें भी देख लें, इस पे भी। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक होता है एंजियोमाइलोइपोमा के लिए। थैंक यू डॉक्टर। डिफरेंशिएट करता है रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा से। अच्छा देखिए, रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा का जहां तक जिक्र है ना, ये चीज आपको राइज करती हुई लग रही है किडनी से। हो सकता है वो भी इसी तरह का हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन जो वो किडनी से राइज नहीं करेगा। उसमें फैट होती है, साथ कुछ और कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, कंप्लीटली फैटी भी हो सकता है, वो भी इशू नहीं है। लेकिन इस तरह से कॉर्टेक्स से राइज करता हुआ, और ये जैसे डॉक्टर नईम ने बताया नॉच साइन, और ये प्रॉपर आपको उसकी आउटलाइन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। जो रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा है वो किडनी को डिस्प्लेस जरूर करेगा, कंप्रेस कर सकता है, लेकिन उससे उसका जो एपिसेंटर है ना वो रीनल कॉर्टेक्स नहीं होगा। चले, हमने डिसाइड कर लिया इस पे कि ये एंजियोमाइलोइपोमा है। उसके बाद अब आपने मुझे बताना है कि इसका क्या करें हम। First of all, I want to see, we'll look for its size. If it is greater than 4 centimeter angiomyolipoma, so it's more likely to bleed, and I will go for the embolization for this. Apart from this angiomyolipoma, I will go for a whole survey, and that includes from the MRI brain to see for the tuberous sclerosis that is concerned with the angiomyolipoma, and I will go for the cystic lesion in the lungs for the LAM, and I will do the whole workup for this angiomyolipoma for the tuberous sclerosis. ठीक हो गया। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने इसके साथ रिस्क क्या एसोसिएटेड होते हैं? रिस्क यही होता है ना, हेमरेज हो सकता है। इफ इट इज ग्रेटर देन 4 सेंटीमीटर होगी तो उस पे हमारा रिस्क होता है ना, दैट्स लाइक टू बी ब्लीड। ठीक हो गया। लेस देन 4 सेंटीमीटर हो तो फिर क्या करें इसका? लेस देन 4 सेंटीमीटर हो देन वी विल डू द फॉलो अप करेंगे उसको। क्या फॉलो अप करेंगे इसका? आई थिंक दैट्स हम उसका अल्ट्रासाउंड करेंगे, फॉलो अप करेंगे कि इट इज इंक्रीजिंग और नॉट। नहीं, कितने टाइम बाद फॉलो अप करेंगे? ये नहीं पता सर, मुझे पूरा वो नहीं इसका होता। इसमें भी ना लिटरेचर डिफरेंट है।
अच्छा, जो नॉर्मली हम याद करते हैं और जो हम एग्जाम में सुनाते हैं वो ये है कि 2 to 4 सेंटीमीटर हो तो आपने 6 मंथली फॉलो अप करना है, और ठीक लेस देन 2 सेंटीमीटर हो तो एनुअल फॉलो अप करना है उसका। ठीक। ठीक है, लेकिन ये याद जरूर करना है, ये पूछते हैं जब भी AML आएगा, 4 सेंटीमीटर से नीचे वालों को फॉलो करना, 4 से ऊपर वालों की एम्बोलाइजेशन करनी है, और अगर ब्लीड हुई हुई हो तो क्या करना? सर नेफ्रेक्टमी करेंगे फिर तो। फिर सर्जरी करेंगे, किडनी प्रिजर्विंग सर्जरी भी हो सकती है अगर बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, पूरी किडनी रिप्लेस्ड है AML से, तो नेफ्रेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। लेकिन कुछ IR के सेटअप्स हैं, वो अगर छोटा एंजियोमायोलाइपोमा हो और ब्लीड भी कर चुका हो तो उसको भी वो कर देते हैं, एम्बोलाइज कर देते हैं। प्रैक्टिकली मैंने एक पेशेंट देखा भी था, भेजा था एक शिफा में इस्लामाबाद में, तो उन्होंने उसे एम्बोलाइज कर दिया था, वो ब्लीड कर चुका था वो। तो डिफरेंट होते हैं ओपिनियन, लेकिन याद ये करना है 4 से ऊपर एम्बोलाइजेशन, 4 से नीचे फॉलो अप, ब्लीड के साथ सर्जरी। ठीक है, और दूसरा ये कि IR के क्वेश्चंस बहुत मतलब आजकल बढ़ते जा रहे हैं एग्जाम में, इवन केसेस भी लेके आ रहे हैं लोग, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को याद करना है और बताना भी है। I am provided with the CT scan, multiple section axial and coronal reformative images of kidneys, contrast enhanced, in which I can see there is the right kidney appears normal, with the left kidney appears in the left kidney there is a heterogeneous density is noted. It appears enlarged with heterogeneous density is noted, and a calcific foci is noted. Yes, 2 calcific foci are also noted in that kidney, and with the heterogeneous density, some lipid densities and enlarged insides with left perinephric fat stranding in the Gerotas fascia and the Zuckerland, and based on this calcification. So my finding is 2 things. That's what 2 calcifications are noted in the kidneys, left kidney, along with its heterogeneous density disturbing this. So it's inflammatory perinephric fat stranding. It may be the xanthogranulomatosis pyelonephritis कि उसमें हमें कैलकुलस नजर आ रहा है और साथ में जो डेंसिटी है वो मिक्स है, हेट्रोजेनस सी हो रही है, उसमें डेंसिटी रिप्लेस हो जाती है ना हम लिपिड से और फाइब्रिस से with perinephric fat stranding. So I think it's go for xanthogranulomatosis pyelonephritis. ठीक है, इसमें आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए कि ये xanthogranulomatosis pyelonephritis है। And I can see the bare paw, उसको फिर हम उतना क्लियर तो नहीं, लेकिन I will make that bare paw इसमें बहुत अच्छा नहीं बन रहा, और जरूरी भी नहीं है कि बने ही बने। हाँ, तो हम जब नहीं बनेगा तो बोलेंगे नहीं, या बोल दें नहीं, जरूरी नहीं है, अगर नहीं बन रहा तो ना बोलें उसको, आपने हमेशा वही चीज बोलनी है जो नजर आएगी। ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें आपने अच्छा डिस्क्राइब किया, बिल्कुल कैलकुलाए पड़े हुए, ठीक है, साथ में डिस्टॉर्टेड आउटलाइन है, फैट डेंसिटी है, सारी की सारी स्ट्रैंडिंग है, तो ये xanthogranulomatosis pyelonephritis है। इसकी ये क्या स्टेज है? सर ये स्टैगऑन है या वैसे ही कैलकुलस है, और एक है कि 2 हैं? 2 हैं। कैलकुलाए तो मल्टीपल हैं, लेकिन ये है स्टैग हॉर्न। इसमें अगर आप देखेंगे ना, ये वाला स्टैग हॉर्न ही है, ये बाकी कुछ और भी पड़े हुए मल्टीपल कैलकुलाए हैं। तो जूम करने पे पता लग गया। हाँ जी। सो ऐसे मुझे इसकी ग्रेडिंग नहीं पता, तो मैंने बिल्कुल भी नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, इसका वाइवा है तो ग्रेडिंग भी सिंपल है बिल्कुल। वाइवा में ये चीजें, हर चीज की ग्रेडिंग स्टेजिंग आपने रट के जानी है वाइवा में। ठीक है। इसकी ग्रेडिंग है, ग्रेड 1 में कन्फाइंड टू द रीनल पैरेन्काइमा होती है, ग्रेड 2 में एक्सटेंशन अप टू द जीरोटास फेशिया, जैसे पेरीरीनल यानी, और फिर पैरा रीनल आ जाती है ग्रेड 3 में, बियॉन्ड द जीरोटास फेशिया इनटू द रेट्रोपेरिटोनियम, और वो सारा। ठीक है, चेस्ट वॉल तक आगे जहां भी चली जाए। अभी इसमें भी मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ग्रेड 2 तो ये मस्ट है ही है ना, लेकिन ग्रेड 3 मुझे कहीं कहीं लगती है कि इसमें ये बियॉन्ड द जीरोटास फेशिया भी कुछ फोकाए हैं जो फैट अटेनुएशन को, मतलब फैट स्ट्रैंडिंग शो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि ग्रेड 3 में जाए ये वाला ना। ठीक। अब इसमें और क्वेश्चंस होते हैं कि इसमें आपने क्या करना है आगे, मतलब क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आप क्या लीड करेगी ये चीज?
सर ये पेरिनेफ्रिक एब्सिस बना सकती है, फिस्टुला बना सकती है, फिस्टुला फॉर्मेशन कर सकती है, दैट्स कॉज। बिल्कुल ठीक हो गया। तो क्या करना है इसका? सर वी हैव अनदर किडनी, सो वी विल डू द नेफ्रेक्टमी, क्योंकि अगर सिंगल किडनी हो तो ये तो हम इसमें नेफ्रेक्टमी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो इसमें नेफ्रेक्टमी ही करनी है आपने। ठीक है, इसमें आपका जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है वो नेफ्रेक्टमी है। फिर उसके अलावा ये बताएं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो ये कॉज करवाता है? वो इकोलाई होता है और प्रोटियस। प्रोटियस, यस प्रोटियस। और कौन से स्टोन्स ज्यादा एसोसिएटेड होते हैं इसके साथ? स्टैगहॉर्न। उसमें कौन, मतलब केमिकली स्पीकिंग क्या? वो सर लिपिड मैक्रोफेजेस होते हैं ना? नहीं, लिपिड मैक्रोफेजेस होते हैं, स्टोन्स होते हैं स्पेशली, स्क्रू वाइट स्टोन्स होते हैं। स्क्रू वाइट। अच्छा, स्क्रू वाइट स्टोन्स, नहीं पता था। ये True कुछ white. चीजें हैं जो वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिज्म और स्टोन की टाइप। I am provided with CT scan, axial, coronal and sagittal views. एक सेकंड डॉक्टर साहब प्लीज, ये मार्क लगाए हुए हैं जिन्होंने, ये प्लीज रिमूव कर दें। ये मार्क्स प्लीज रिमूव कर दें, पिक्चर पे आ रहे हैं। चलें सर, आप शुरू करें। I'm provided with axial, coronal and sagittal views at the level of abdomen, at the level of kidneys. It is contrast in first plane image. I can appreciate that the left pelvic axial system is dilated. However, no calcific density or foci noted. In the next arterial phase, I can appreciate dilatation of pelvic axial system on left side and multiple cysts on the right side. In the pelvis, I can appreciate a multiloculated, well-defined round to oval-shaped lesion with internal enhancing septas. However, no calcific foci noted. I can appreciate that the urinary bladder is uplifted by this lesion. Sir, based on imaging findings, it is likely a case of pelvic hydrated cyst with retrograde hydronephrosis more on the left side. So next, I would like to correlate it with the history of patient and perform the Cassoni's test. वेरी गुड, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने। पेल्विक हाइड्रेटेड ही है ये, आपने वो भी अच्छा बताया। किडनीज पे आपने बताया कि लेफ्ट साइडेड हाइड्रोनेफ्रोसिस है, वो कंप्रेशन इफेक्ट की वजह से हो गया होगा। और बाकी किडनीज आपको ठीक लग रहे हैं? सर राइट साइड पर सिस्ट्स थी, वो सर मैंने मेंशन किए हैं। सिर्फ राइट साइड पे? सर लेफ्ट साइड तो पेल्विक एलिसियल सिस्टम डायलेटेड है मेनली। और बाकी कॉर्टेक्स देखें, ये मैंने अब सारा बड़ा कर दिया जूम। अच्छा सर बड़े स्मॉल जो पंक्टेट साइज ऑलमोस्ट, वो भी सिस्ट्स लग रहे हैं बड़े, इसकी कॉर्टेक्स में खास तौर पे। तो स्मॉल सिस्ट किस चीज में होते हैं? मल्टीपल स्मॉल सिस्ट? सर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस साथ? नहीं, मल्टीपल सिस्ट्स किस कंडीशन में होते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव। बिल्कुल ऑटोसोमल रिसेसिव में। ठीक है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनीज का केस है विद पेल्विक हाइड्रेटेड। इसमें मल्टीपल स्मॉल सिस्ट्स हैं, अगर आप देखें ना, इसमें भी और इसमें भी, ये आपको पूरा कॉर्टेक्स आउटलाइन लग रहा है। सर वो ना अब जूम करने में पता चला, पहले तो अप्रिशिएट नहीं हो रहे थे। हाँ, मतलब राइट पे तो फिर भी आइडिया हो रहा था, लेफ्ट पे भी अगर आप गौर करें ना, छोटे छोटे पंक्टेट से फोकाए हैं। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है विद पेल्विक हाइड्रेटेड। ठीक सर इसमें तो क्या ट्रीटमेंट होता है? जी सर, हाइड्रेटेड का क्या ट्रीटमेंट होता है? हाइड्रेटेड सर ये सर्जिकली पूरा रिमूव करना होता है। इसका कोई एक आधा लोकुलस भी अंदर रह जाए या ये सीडिंग हो जाए तो ये वो सारा पेरिटोनियल हाइड्रेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। आप कुछ कर सकते हैं आप भी? सर रेडियोलॉजिस्ट सर हम तो वही करते हैं, वो जो पेयर है। पेयर क्या होता है? सर
परक्यूटेनियस एस्पिरेशन इन, फिर सर इंजेक्शन, फिर री एस्पिरेशन, कुछ इस तरह से था। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। तो वो कर सकते हैं हम भी, ज्यादातर लिवर वालों का करते हैं, डिपेंड करता है पेशेंट की एनाटमी और हाइड्रेटेड की उस पे। पेरिटोनियल है तो सर्जरी करवा लें तो बेहतर है। जी सर। मतलब एब्डोमिनल है ना, यहाँ पे सीटिंग के बहुत चांसेस हैं। इंट्रा पेरेन्काइमल लिवर में होता है, वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता खास। सर आपने तो इसका पेयर किया है हाइड्रेटेड का कोई नहीं, पेयर नहीं किया अभी तक। ठीक। एक्सक्यूज मी सर, सर इसका तो लिवर में भी वैसे नहीं करते थे हम डिपार्टमेंट में कि इसका वो ना हो जाए, कोई स्प्रेड ना हो जाए या फिर पेरिटोनाइटिस वगैरह कुछ। सॉरी तो वो सर लिवर में भी अगर हाइड्रेटेड होती थी तो हम मतलब पेयर नहीं करते थे इसकी परक्यूटेनियस रेस्पिरेशन ना। नहीं, पेयर कर सकते हैं आप, सिंपल एस्पिरेट नहीं करना होता, पेयर करना होता है। पेयर इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसीजर। ठीक है सर। उसमें आप प्रॉपर उसको फॉलो करते हैं, पहले आप उसको एस्पिरेट करते हैं, फिर उसमें इंजेक्ट करते हैं एंटीकाइनोकोकल, फिर उसके बाद री एस्पिरेट। वो एक टोटल डिफरेंट प्रोसीजर है, वो सिंपल एस्पिरेशन नहीं होती। ठीक है सर। ठीक है जी, नेक्स्ट केस। बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर, अभी तो मजा सर बहुत अच्छा मजा आ रहा है। सर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट थी ना, रिसेसिव तो नहीं थी? रिसेसिव तो इन्फेंट्स में नहीं होती। तो सरवाइव कर सकते हैं ये पेशेंट, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं था, लाइक यंग पेशेंट ही था। ओके सर मैं स्टार्ट करूं इसको। I'm provided with multiple CT sections, axial, sagittal, and coronal views, abdomen and pelvis, in which I can appreciate that there is Foley's bulb in the urinary bladder with their air speck. I can also appreciate high density anterior to the urinary bladder with air speck in that. Moreover, there is also skin thickening with the associated fat stranding. Sir, is there any history of trauma? आप पहले, मतलब ट्रॉमा की हिस्ट्री है इसको वैसे, लेकिन ये बात आपने पूछनी है पहले पूरी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने के बाद। जी सर, ठीक है सर। इन एक लाइन पे ले जाना है। आपकी बात ठीक है, इसको है ट्रॉमा की हिस्ट्री, लेकिन पहले कुछ बना के फिर आपने एग्जामिनर से हिस्ट्री पूछनी है। जी सर, ठीक है। In sagittal images, I can appreciate that the high density fluid is appreciated anterior to urinary bladder, and it is also extending towards the peritoneum. I cannot appreciate the contrast below below the perineal pouch. The contrast is extending intraperitoneally. However, to confirm any fracture, I need bone window, but I'm trying to look for any fracture in the provided images. Where I am unable to see any fracture. So based on imaging findings, it is likely a case of urinary bladder rupture with intraperitoneal extension. सर ये उसकी टाइप बन जाएगी, क्योंकि इंट्रापेरिटोनियल ही चला गया ना, तो मेरे सर माइंड से वो टाइप ही निकल गई है। चले आप ये बताएं कि टाइप्स हैं कौन कौन सी? सर इसकी 3 टाइप्स होती हैं। एक तो वो सर 5 टाइप्स होती हैं इसकी। 5 टाइप्स होती हैं सर, मुझे तो मुश्किल 3 ही पता थी, वो भी माइंड से स्किप कर गई अभी टाइम पे। कंफ्यूजन्स होती हैं, कंफ्यूजन्स, इंट्रापेरिटोनियल, इंटरस्टिशियल। पेरिटोनियल या इंटरस्टिशियल, जिसमें वो सर इसमें तो मिक्स नहीं है, इंट्रा और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल दोनों के साइंस हैं। एक्स्ट्रा पेरिटोनियल रप्चर से मोलार टूथ साइन बन रहा है। मुझे तो ये एक्स्ट्रा लग रहा है, इंट्रा और एक्स्ट्रा दोनों।
Exactly. नहीं, इंट्रा एक्स्ट्रा दोनों है। ये देखें ना आप लोगों ने मोलर देखें, ये सर कंट्रास्ट दोनों कहाँ साइन तक पहुंचा? पॉजिटिव है, मोलार टूथ साइन भी पॉजिटिव है और बावल के लाइनिंग में भी पॉजिटिव। बावल में ये कहाँ देखें ना, ये बावल बावल। से होता हुआ लिवर के अराउंड चला गया कंट्रास्ट। सही सही सही। ये कहाँ तक पहुंचा हुआ है? पूरे एब्डोमेन में कंट्रास्ट घुसा हुआ है। ठीक, ये बहुत प्यारा केस है एग्जाम के लिए। और इसमें आपने बहुत चीजें, इसमें सिर्फ ये इतना मतलब वो नहीं है, एक्स्ट्रा पेरिटोनियल तो है ही है, ठीक है, मोलर टूथ साइन भी आ रहा है और ये आपको सारा इधर ब्लैडर के अराउंड भी नजर आ रहा है कंट्रास्ट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया? इंट्रा पेरिटोनियल भी आपने बता दिया। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की हुई है आप लोगों ने। सर फिस्टुला सर पेल्विक फ्रैक्चर्स भी नजर आ रहे हैं और पीछे भी गया है कंट्रास्ट। यस, वेजाइनल फिस्टुला। ये देखें, ये नजर आ रहा है। जी सर। तो पोस्ट ट्रॉमेटिक वेजाइको वेजाइनल फिस्टुला है ये, विद इंट्रा एंड एक्स्ट्रा पेरिटोनियल ब्लैडर रप्चर। सर इंट्रा तो समझ आ गई, इस केस एक्स्ट्रा को आपने सर, एक्स्ट्रा तो सर वो हम कहते थे स्क्रोटम में जाएगा, इंग्वाइनल थाई में जाएगा, एक्स्ट्रा को तो उसमें लेते थे। देखिए, ये तो पेशेंट ही फीमेल है ना, ठीक है, स्क्रोटम और उसकी तो वो बात ही खत्म। बाकी अब ये देखें, ये जो एरिया, ये ब्लैडर में फोलीज है, उसके अराउंड कंट्रास्ट है, और ये जो सारा कंट्रास्ट है, ये वाला इस एरिया में तो पेरिटोनियम है ही नहीं ना सर ठीक हो गया। ये वाला जो सारा है ना, इसी को मोलर टूथ साइन बोलते हैं। तो ये वो आ रहा है एक्स्ट्रा पेरिटोनियल, इंट्रा पेरिटोनियल, तो ये सारा कंट्रास्ट ऊपर पहुंच ही गया है, और साथ में इसको वीवीएफ भी है। अब इस पे मल्टीपल चीजों पे वाइवा होगा। ब्लैडर रप्चर की टाइप्स पे 5 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 में सिर्फ और सिर्फ वो होती है जिसको आप कहते हैं इसमें रेक्टम में भी कंट्रास्ट जा रहा है? सिर्फ सॉरी, क्या कह रहे हैं सर? रेक्टम में भी कंट्रास्ट है तो रेक्टम के अंदर नहीं है इसमें, देखिए ना, ये रेक्टम के सामने पड़ा हुआ है, ये पीछे से आ रहा है ना बॉवल। ठीक है सर, ठीक ठीक। और ये नीचे रेक्टम है यहाँ पे, तो उसके सामने पड़ा हुआ है। सीटी सिस्टोग्राफी है ना जी। तो इसमें पहली टाइप होती है जो सिंपल ब्लैडर कंटूजन, और वो होती है उसमें कोई ऐसा वो नहीं होता रप्चर। टाइप 2 इंट्रापेरिटोनियल है। टाइप 3 इंटरस्टिशियल है, जिसे सब सिरोजल भी कहते हैं। टाइप 4 एक्स्ट्रा पेरिटोनियल है, और टाइप 5 मिक्स्ड इंट्रा एंड एक्स्ट्रा, जो कि हमारे वाला केस है। पहली बात ये, फिर दूसरा आपका इस पे वीवीएफ पे वाइवा हो जाएगा। कॉजेज क्या हो सकती हैं वेजाइकोवेजाइनल फिस्टुला की? सर वही जो फ्रैक्चर होगा बोनिस पर वगैरह, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कर देगा, उससे फिस्टुला बना देगी जो। ठीक है, इसमें तो फ्रैक्चर हो गया, वैसे ओवरऑल क्या कॉजेज होती हैं? सर ओवरऑल सर पोस्ट सर्जिकल हो सकती हैं सर, वो जो है ठीक है, पोस्ट सर्जिकल हो गई, और कार्सिनोमा हो सकता है वजाइनल, और उसमें भी वो उससे बन सकता है फिस्टुला। दैट रेडिएशन इंड्यूस्ड भी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। पोस्ट सर्जिकल हो गई, और पोस्ट रेडिएशन हो गई, पोस्ट मेलिग्नेंसी हो गई, गायनेकोलॉजिकल मेलिग्नेंसी जो होती हैं वो करवा देती हैं। उसके अलावा रेडिएशन भी हो गई, और हमने का ट्रॉमा हो गया, इन्फेक्शन हो गई। ठीक है, ये मेन कॉजेज है। यूट्राइन सर जो आईयूसीडी जो है वो भी करवा सकती है। हाँ, वो भी करवा सकती है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज। हेलो सर ये दूसरा केस मतलब ये तो फिर मेरा फेल हो गया ना, मैंने तो इसको पूरी तरह से वो नहीं किया कंपाइल। हाँ, इसमें जो है ना वो आपको एडिक्वेट मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट कौन है? मैडम मरियम अदनान। हेलो सर, ये पूरा इमेज नहीं, बस ये मैंने थोड़ा जूम किया है ताकि आपको इजी हो जाए। ये इनफ है, इसी में जो चीजें हैं आ रही नजर। ठीक है। Okay, I'm provided with the CT scan
abdomen, post-contrast undulate face images with eye and oral contrast. Here I can appreciate the air licenses are noted within the urinary bladder and mottled air licenses. And in the right ये kidney upper ब्लैडर नहीं wall, है, ये बहुत पीछे bowel loops स्पाइन हैं। के लेवल का इमेज है, बवल लूप्स हैं। ठीक है सर। In the upper pole of the right kidney, I can appreciate a well-defined hypoattenuation mass with the peripheral enhancement, and that is appreciated in the upper pole of the right kidney, and rest of the right kidney is normal. Left kidney is unremarkable, and no extension of the lean into the perinephric space is seen, and no extension of the lean is noted within the up to the hilum, and renal vessels are not identified in the provided images. Realize spine is normal. Liver in the provided two images is unremarkable. Spleen is normal. Realize lung basis is unremarkable, and I cannot appreciate enlarged lymph node here, and pelvic bones and rest of the bone. However, I will do the bone. सर इसमें मैं इसकी bone window देखूंगी to see any bony mass. Bone window पे कोई खास abnormality नहीं थी। ठीक है सर। So sir, I will give differential. In my first differential, it is the neoplastic mass of the right kidney, and most likely renal cell carcinoma. Other differential is the abscess because of peripheral enhancement. However, no fat stranding is appreciated in the perinephric region. So फैट है ही नहीं तो स्ट्रेंडिंग क्या आएगी? जी सर। इसमें सच फैट मतलब किसी सेक्शन में शो ही नहीं हुई हुई प्रॉपर ना, तो ठीक है, आपके बिल्कुल ठीक डिफरेंशियल्स हैं। पहले पे आपने आरसीसी रखा। सिस्टिक आरसीसी कौन सी टाइप का होते हैं जो सिस्टिक होते हैं ज्यादातर? क्लियर सेल कार्सिनोमा। बिल्कुल क्लियर सेल्स। और दूसरा आपने एब्सेस बताया, बिल्कुल ठीक है। ये केस वैसे एब्सेस का है, आप इसको फर्दर ऐसे लेके चलें कि मैं हिस्ट्री ले लूं फीवर की, और उसमें आपने बता देना है कि मतलब लोबार नेफ्रोनिया क्या होता है? लोबार सर फोकल पाइलोनेफ्राइटिस। हाँ, वो भी ऐसे स्मॉल एब्सेस टाइप ही होती है किडनी में ना, होता फोकल पाइलोनेफ्राइटिस है, ये सिस्टिक एब्सेस बन जाती है। पेरिफेरली एनहांसिंग, जब भी सिस्टिक लियन आपको छोटी मोटी नजर आए ना, तो पहले पे आप उसको एब्सेस रख लें और साथ नियोप्लास्टिक रख लें, और फीवर की हिस्ट्री ले लें। नहीं होगी, अब इसमें आपको कुछ और चीजें नहीं दिखाई, लिवर लंग सब कुछ क्लियर है, बोन्स भी बिल्कुल नॉर्मल है, तो वो आपकी बातें आपने बिल्कुल ठीक केस को प्रोसीड किया है। डिफरेंशियल्स भी बिल्कुल ठीक हैं, और फर्दर आपने जो बताई हैं चीजें वो भी ठीक है। सिर्फ फीवर की हिस्ट्री आपने इसमें ऐड करनी है, बाकी केस जो है वो अप टू द मार्क है। So I am provided with the CT scan, post-contrast images of the chest and abdomen, axial images, and including pelvis. Here I can appreciate there is a large necrotic mass is seen within the right side of the scrotal sac, and I cannot appreciate testes separately in the provided images, and right side right testes is unremarkable, and further I cannot appreciate enlarged lymph node in the inguinal region, and realized bones are normal, and soft tissue contrast is not up to the mark to see any ascites or lymphadenopathy within the abdomen, and on the right side, there is large malignant
pleural effusion is noted of the left lung along with the pleural thickening, and there are multiple rounded metastases are noted diffusely scattered within the bilateral lung fluid. So most likely diagnosis is the scrotal neoplastic mass testicular carcinoma along with the pulmonary metastasis. And सर इसके अलावा कुछ इसमें सर अपर डिपॉजिट नहीं, ये तो सर इलियस वास मसल ही नजर आ रहा है राइट साइड पे। और ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक बताया। ये सिर्फ ये डिपॉजिट्स हैं कुछ, ये नजर आ अच्छा सर बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं। हाँ, ये ना एग्जाम में इसी तरह से उन्होंने कुछ चीजें छुपा छुपा के लगाई हुई होती हैं, फाइंडिंग्स इनुमरेट करने के मार्क्स होते हैं। तो फर्दर आई विल कोरिलेट कार्सिना एम्ब्रियोनिक जो है सर उसके सीरियल मार्कर करवाऊंगी, बीटा एचसीजी करवाऊंगी, अल्फा फीटोप्रोटीन करवाऊंगी, उसमें एज पूछूंगी कि उसकी एज क्या है, अगर उसका एम्ब्रियोनल मतलब जो है टेराटोमास और जो उसके हैं एम्ब्रियोनल जो होते हैं कुछ मतलब जैसे सर्टोली सेल इस टाइप के जो होते हैं वो 20 ईयर्स में ज्यादा होते हैं, और कुछ सेमिनोमा एंड वो जो होते हैं वो 40 ईयर्स में होते हैं। एज से कंपेयर करके उसकी फर्दर आई विल प्रोसीड विद द बायोप्सी एंड फाइनली आई विल रेफर पेशेंट टू द यूरोलॉजिस्ट फॉर द फर्दर मैनेजमेंट। कौन सी बात, किस चीज की बायोप्सी करना चाहते हैं सर? बायोप्सी की डिफरेंशिएशन फॉर बिकॉज़ मल्टीपल ट्यूमर्स। पूछ रहा हूं मैं, बायोप्सी कहां से लेंगे आप? टेस्टिकुलर सर मैथ से लेंगे। ये देखिए ना, आपने खुद ही फंसा लिया अपने आप को। टेस्टिकुलर उसकी बायोप्सी नहीं करते होते। ठीक है रिमूव सर, कर देना है, एन ब्लॉक रिमूव करना है इसे पूरे का पूरा। सर लेकिन मेट्स तो हो चुके हैं तो हम इसको रिमूव करने से हमारे हाँ, फिर भी कोई नहीं, वो बायोप्सी वगैरह का कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है। मतलब पेशेंट के ऊपर एक मुफ्त का इन्वेस्टिगेशन का बर्डन है ना। आपने डायग्नोसिस बना लिया है कि ये वो है, ट्यूमर है स्क्रोटल, उसमें नेक्रोटिक कंपोनेंट है, इसको निकालने वैसे भी तो निकालना है आपने, उसके बाद पूरे का पूरा जाएगा बायोप्सी के लिए। फिर दूसरी बात ये कि अब आगे इस पे वाइवा क्वेश्चंस आएंगे। ये जो मेट्स हैं ये कैनन बॉल हैं? जी सर, कैनन बॉल मेटास्टेसिस है। कौन से ट्यूमर्स के कैनन बॉल मेट्स होते हैं टेस्टिकुलर? सर कोरियो के होते हैं, कोरियो कार्सिनोमा। हाँ, कोरियो कार्सिनोमा के होते हैं। ठीक है सर। और एज वाइज आपने पहले खुद ही बता दिया है, वो पूछते होते हैं कि ये पेशेंट है 26 का, तो इसमें नॉन सेमिनोमेटस जर्म सेल ट्यूमर की एज है। ठीक है। सेमिनोमेटस जो है वो थोड़े एडल्ट्स में होते हैं, 40, 35, 40 एज होती है उसकी। जो सेमिनोमा होता है। और सेमिनोमा कहाँ पे मेटास्टेसाइज करता है मोस्ट कॉमनली? सर रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फेडिनोपैथी होती है उसमें। हाँ बिल्कुल, इसमें जरा सच नहीं है खास कोई, तो ये भी एक क्लू है कि ये कोई और सेल टाइप है। फिर कैनन बॉल मेट्स हैं, तो मतलब इशारा है कि नॉन सेमिनोमेटस, और उसमें भी कोरियो। ठीक है सर। ऊपर आपने एक डिपॉजिट मार्क किया था, वो पेरिटोनियल डिपॉजिट पड़ा हुआ है। ये ना मुझे खुद भी सही अप्रिशिएट नहीं हो रहा कि ये क्या है, ये या प्लूरल है या पेरिटोनियल। अब एफ्यूजन है पड़ी हुई साथ, हो सकता है कि ये चेस्ट का ही सेक्शन नीचे तक आ रहा हो, लेकिन ये मतलब एक तरफ लीवर है, लेकिन लाइकली ये प्लूरल लगता है मुझे क्योंकि एफ्यूजन के साथ है। चले नेक्स्ट केस पे। जी सर। डॉक्टर रवि, नेक्स्ट 2 cases are for you. जी थैंक यू। So these are multiple spot images of retrograde urethrogram of a male patient. The control film shows an intramedullary rod with nail on the right side. I cannot appreciate any fracture on this image. Rest of the bones appear unremarkable. No radiopaque density is identified in the line of the urinary bladder. And the contrast is given retrogradely through the external urethra meatus.
I can appreciate smooth narrowing in the penile part of the urethra, which is likely transient, and I can see a reflex of contrast on the left side bilaterally, more pronounced on the right side. I can also appreciate an outpouching on the right side at the vesico-aortic junction. So based on these findings, the pelvic LSL system is somewhat blunted Fonda's angle. The last image I can see. Last image. जी. So sir, this is a case of a bilateral vesico-ureteric reflux with a possible Hutch diverticulum on the right side, and फोकल स्मूथ नैरोइंग आ रही है और सिर्फ एक इमेज में दिखाई गई है, तो ये मल्टीपल परजस नहीं कर रही है, तो ये सर नॉर्मली फाइंडिंग है. ठीक है, तो क्या डायग्नोसिस है आपका? सर ये हच डायवर्टिकुलम ऑन द राइट साइड. अच्छा, आप ना पहले खुद ही ठीक लाइन पे जा रहे थे, फिर आप खुद ही डिविएट हो गए. एक तो आपने नेल बताया, नेल किस चीज का एलिमेंट है? हाँ सर, ये कोई फ्रैक्चर होगा. फ्रैक्चर हुआ है किस फीमर का. फिर आपने कहा कि कोई ऐसा ट्रॉमा की हिस्ट्री है आपको. सर यस सर, हम नजर आ गया. तीसरा प्यूबिक डायस्टेसिस आपको अप्रिशिएट हो रहा है? जी सर. 3 चीजें आपको मिल गई हैं एलिमेंट ट्रॉमा का. फिर चौथी बात अब आपने स्टार्ट करना है देखने के लिए. चलिए, ये तो हो गई ना स्मूथ नैरोइंग, इसमें कुछ एयर बबल्स भी हैं, वो सारी चीजें. ये यहाँ पे से ऊपर जा रहा है कंट्रास्ट? नहीं सर, यहाँ से नहीं जा रहा. यहाँ से जा रहा है ऊपर? नहीं सर. तो ये तो कंप्लीट टाइट स्ट्रक्चर है. ठीक है. उसके बाद ये वाला जो ब्लैडर में, मैं वही बता रहा हूँ कि इसका एक प्रॉपर पूरी स्कीम होती है, ये माइंड में रखनी होती है. ये ऐसे के ऐसे केस आते हैं एग्जाम में. ये सुप्रा प्यूबिक डाल के फिल होता है फिर बाद में ना. ये जा रहा है इसमें से कैथेटर. जी जी. ठीक है. उसके बाद जब हमने यहाँ से कंट्रास्ट दिया, आपने बिल्कुल इसको स्कीमेटिक वे में लेके चलना है. कंट्रोल पे एलिमेंट ऑफ ट्रॉमा मिला, यहाँ से स्ट्रिक्ट दिया, कोई कंट्रास्ट ऊपर नहीं गया. इधर से दिया, कोई कंट्रास्ट ऊपर नहीं गया. फिर आपने ये सुप्रा प्यूबिक से दे के ब्लैडर फुल किया है, तो ये डायवर्टिकुलम निकला है. दोनों तरफ वो गए हैं, VUR गए हैं. ठीक है, जो किडनीज तक पहुंचे. तो अब आपने इसको कंप्लीट बताएंगे तो ये केस निकलेगा कि ये पोस्ट ट्रॉमेटिक कंप्लीट स्ट्रक्चर है. अब मैं इसकी लोकेशन आपको पहले खुद पूछता हूँ, फिर मैं खुद बताता हूँ कि क्या लोकेशन है. पोस्ट ट्रॉमेटिक कंप्लीट स्ट्रक्चर है विद बायलैटरल VUR और साथ में एक ब्लैडर डायवर्टिकुलम आपने बताया, जो कि बिल्कुल ठीक है. अब आप मुझे बताएंगे कि ये लोकेशन क्या है इसकी. सर बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन. बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन, ठीक है. लोकेशन आपने सही बताई. क्या लैंडमार्क होता है जिससे आप आइडेंटिफाई करते हैं? सर जो ऑब्चुरेटर रिंग होती है, उसके लोअर मार्जिन से आपकी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा शुरू हो जाती है, और जो बल्बर यूरेथ्रा है वो तो वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा होता है. उसके बाद पेनाइल यूरेथ्रा शुरू हो जाती है, जो कि पेनाइल पार्ट जो है ना, ये ऑब्चुरेटर फोरामेन नजर आ रहा है ना, ये ऑब्चुरेटर फोरामेन है ना, जो इसका जो लोअर मार्जिन होता है, ये पॉइंट होता है बल्बो मेम्ब्रेनस जंक्शन. जी सर. ठीक है. एग्जाम में इसको माइंड में रख के आपने लोकेशन बतानी है. बड़ा फेवरेट क्वेश्चन भी है. सारे जितने भी एग्जामिनर्स हैं ना, वो जो पुराने हैं, ये पूछते हैं सारे स्टडीज, कंट्रास्ट स्टडीज, वो लाजमी लोकेशन पूछेंगे भी सही और लैंडमार्क भी पूछेंगे. सर ब्रिगेडियर सलीम जो है ना, वो कहते थे अगर कुछ ना भी याद रहे तो लोअर एंड ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस भी आप कह सकते हैं. बिल्कुल वही सेम बनता है ना. ब्रिगेडियर सलीम ने ये सारे पॉइंट्स बताए हैं. जी, तो बिल्कुल अगर ना याद रहे तो लोअर एंड ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस. और मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बिल्कुल छोटा सा होता है, जितना प्यूबिक सिम्फिसिस की वो गोल नजर आ जाती है, बस वही है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा. बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. सेकंड सर, ये जो केसेस में हम कहेंगे कि डबल कंट्रास्ट दिया हुआ है. नहीं, डबल कंट्रास्ट नहीं दिया, देते हुए कुछ एयर वो आ जाती है अंदर. नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि सर नीचे से यूरेथ्रा में भी दिया है. हाँ,
नीचे से यूरिथ्रा में दिया, ऊपर नहीं गया, फिर उसके बाद सुप्राप्यूबिक से देते हैं ताकि ब्लैडर पैसिफाई और फिर एमसीयूजी कराते ये हैं। भी सर, ये भी अफीरी की एक फिल्म है इनके पास, एग्जामिनर्स के पास इस्लामाबाद सेंटर में, ये वाली। हाँ, मल्टीपल फिल्म्स है ये, हमारे उसकी फिल्म है, फेम्स की फिल्म है ये ना, हमारे और हॉस्पिटल सर की। मेरे से तो वाइवा में उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा कि मैंने स्ट्रक्चर पकड़ लिया और स्ट्रक्चर की वजह से ऊपर कंट्रास्ट भी, उन्होंने कहा कि स्ट्रक्चर तो सर्जन को भी पता है कि पड़ा हुआ है, व्हाट हेल्प कैन अ रेडियोलॉजिस्ट डू इन दिस, जिसका मुझे आंसर नहीं आता था कि रेडियोलॉजिस्ट के पास क्यों भेजते हैं फिर इसको करने के लिए। वो कहते हैं इंजरी हुई, इंजरी के बाद स्ट्रक्चर तो यूरोलॉजिस्ट को भी पता है कि है अंदर, जब वो कैथेटर डालता है उसे पता चल जाता है, उसके पॉइंट भी वो फाइंड आउट कर लेते हैं, लेकिन हमारे पास क्यों आता है ये? हमारे पास क्यों आता है? जी सर, वो पता नहीं ब्रिगेडियर कौन से थे, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था। ये जो डबल स्टडी कराते हैं ना, ऊपर से और नीचे दोनों से, नीचे से हमने आरयूजी किया तो वो हमें पता चला कि ये जो है ना इसका अब्रप्ट कटअप आ गया, आगे नहीं जा रहा है। सुप्रा प्यूबिक पे गए, वहां से जो ब्लैडर को फिल किया तो वहां से जो नीचे जहां तक यूरिथ्रा वो फिल वो पेसिफाई हो गई, वो लैंडमार्क आया। इन दोनों लैंडमार्क का जो डिफेक्ट है उसको मेजर करते हैं पर द सर्जन यूरोलॉजिस्ट, इसको रिपेयर करने के लिए उसको डिस्टेंस हम मेजर करके दे देते हैं। जी और सर, शायद ऐसी कोई बात है, एक्स्ट्रावेजेशन प्लस एक्स्ट्रावेजेशन इंट्रा जो कुछ भी वो भी साथ बता देते हैं, और ये जो डिफेक्ट है इसकी साइज मेजर करके वो उसके हिसाब से फिर रिपेयर करते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है सर, ये मेरे माइंड में अभी आ गया, वाकई ये क्वेश्चन पूछते हैं, और ये इसी तरह से जैसे ये यहाँ पे रुक गया है, जब आप एमसीयूजी करेंगे वो फर्ज करें यहाँ तक है तो उस पिक्चर की लेंथ मेजर हो जाएगी। बहुत अच्छा पॉइंट बिल्कुल आपने वो किया। और इंट्रावेजेशन एक्स्ट्रावेजेशन आपने बता देनी है, वो इसमें केस में नहीं है, लेकिन जहाँ हो वहाँ पे लाजमी बतानी है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है वाकई। प्लस इसमें ग्रेड भी फिर बढ़ जाता है ना, वो ग्रेड जो है ना, ये जो नीचे से कट अप हो गया तो ये इसका बिलो दी यूरिजिनेटल डायफ्राम है तो ये ग्रेड 2 है, और वो जो ऊपर से उसका जो है ना आ रहा है तो ये इसका ग्रेड भी जो है ना 2 और 3 जो है ना। बिलो ग्रेड 4 नहीं होता सर? नहीं सर, वो जो अबाउ द ओरिजिनेटल डायफ्राम होता है वो 2 होता है, बिलो 3 होता है। स्ट्रेचिंग ऑफ दी जो बिलो 3 होता है, सॉरी 3, स्ट्रेचिंग 1, अबाउ द ओरिजिनेटल डायफ्राम 2, बिलो 3, और चौथे में जो नेक पे ब्लैडर नेक पे, ब्लैडर नेक पे 4 है, और 5 इंटीरियर यूरिथ्रा बिलो द, हाँ जी, बिलो यूरोजेनिटल डायफ्राम इंटीरियर यूरिथ्रा। अच्छा, यूरोजेनिटल डायफ्राम का लैंडमार्क बता दें। ये यूरोजेनिटल डायफ्राम का ही लैंडमार्क है, यूरोजेनिटल डायफ्राम के लेवल पे ही मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है ना। लोअर मार्जिन ऑफ ऑब्चुरेटर फोरामेन। ठीक है जी, नेक्स्ट केस करें। जी सर। डॉक्टर इब्साम, बेसिकली बल्बो मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा का जंक्शन होता है यहाँ पे। जी देखें, जो यूरोजेनिटल डायफ्राम है ना उसके अंदर होता है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा, बहुत छोटा सा पार्ट होता है, उससे ऊपर प्रोस्टेटिक है, उसके अंदर से गुजरता है मेम्ब्रेनस। जैसे यूरोजेनिटल डायफ्राम से आप नीचे आएंगे ना तो बल्बस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो सर जो प्यूबिक बोन है, इसका मतलब है कि इसके बिल्कुल पोस्टीरियर आपको मेम्ब्रेनस आपको मिल रहा होता है, बिल्कुल नीचे प्यूबिक सिम्फिसिस से। जी, प्यूबिक सिम्फिसिस जो बोन है वो उसके बिल्कुल जो पीछे वो मेम्ब्रेनस है। हाँ, मेम्ब्रेनस बिल्कुल ठीक। ठीक। सर असलम। जी नहीं सर। जी, ये केस ले लें सर। IVP study parental image excretory phase, both the pelvic ileal systems opacified. The left side proximal ureter is opacified and mildly dilated. Distally, the ureters, the mid and the distal parts are not visualized. The urinary bladder is opacified, however, it is tilted towards the displaced towards the left, and it is oblong shape, more towards the left hemipelvis, displaced by the ear lucency structures, most likely gut, small gut loops.
no double density is visualized in the kidneys as well as in the ureter, but the ureter on the left side shows tapering, distal to which no opacification of the ureter is visualized. Bones appear unremarkable. So there is some mass effect on the urinary bladder, displacing it to the left hemipelvis, and the right side of the urinary bladder is straightened. So I will go for the other images of this to सर यही इमेज है, इसको आप दोबारा देखें एक दफा। ये ना मैंने जो अभी तक के सबसे कंफ्यूजिंग फिल्म्स देखी है ना, ये उनमें से एक थी। इसमें सर जो लेफ्ट जो लोअर पोल की कैलिसिस है, इसकी थोड़ी सी डिफॉर्मिटी है, और ये जो प्रॉक्सिमल लेफ्ट यूरेटर है ये माइल्डली प्रोमिनेंट है, और उसके बाद फिर जो है ना कंट्रास्ट। सर ये बताएं ये स्टडी क्या हुई है? ये स्टडी, दिस स्टडी इज आईवीपी। आईवीपी कौन सा फेज है? ये पेल्विक, ये जो है ना 10 to 15 मिनट्स फिल्म है। इस पे मेंशन्ड है? एक मिनट में देख लूं सर, इसको वो हट जाए तो। IVU सर ये प्लेन फिल्म लग रही है मुझे, ये सारे स्टैगऑन और ब्लड ये स्काउट फिल्म है। ये फिर KU भी है, और इसके फिर जो है ना स्टोन फिलिंग द पेल्विक एरियल से बायलेटरल स्टैगऑन कर बुलाइए फिर। बिल्कुल। अब आपने इसमें ना प्रैक्टिकल पॉइंट है जो कि इस फिल्म को देखने के बाद मैंने अपने माइंड में बनाया, और उसके बाद मैं अब जरूर करता हूँ। जब आपने कोई IVU की या कोई KUB की फिल्म देखनी है ना, उस पर टाइम जरूर देखना है। टाइम जरूर लिखा होगा IVU की फिल्म में, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये क्या किस पॉइंट पे हो रही है, और इसकी बेस पे बहुत सारी चीजें आप डिफरेंशिएट भी कर लेते हैं। ये है स्काउट फिल्म। दूसरा, इसमें जो IVU की ही स्काउट फिल्म है ना, इसीलिए IVU लिखा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल स्टार्ट की फिल्म है। चलें, वो तो एक होगी कंफ्यूजिंग बात कि IVU लिखा हुआ है और हमें पता नहीं चल रहा। इसमें ना एक अपेयरेंस है जिसकी वजह से पता चल रहा है कि ये कैलकुलस है। ये बड़ी टिपिकल होती है, लेमिनेटेड अपेयरेंस। इस वाले में नजर आ रहे हैं वर्ल्ड से आपको अंदर? यस सर। ब्लैडर वाले में? जी सर, एग्जैक्ट। इसकी जो शेप है ये भी ब्लैडर को फॉलो नहीं कर रही है सच कि ब्लैडर फुल होके इस तरह से हो। तो ये स्काउट फिल्म में बायलैटरल स्टैगहॉर्न कैलकुलाई है और वेसिकल कैलकुलस है साथ में। इसीलिए तो मरवाया है। ये सर मेरा भी ऐसे ही मेरे माइंड में यही क्वेश्चन, मतलब यही आया है डायग्नोसिस। असल में सर इसको हम प्लेन स्टडी बना देते KUB का, लेकिन ये जो नीचे ब्लेडर था वो ओपिसिफाइड लग रहा है, तो बस वो ये पूरा जो स्पेसिफाइड, ये पूरा इतना बड़ा स्टैगहॉर्न कैलकुलस है, ये हम उसे सारे कंट्रास्ट स्टोन्स से हैं, जा रहे ऊपर भी और नीचे भी। ओके ठीक है, टाइम देखना चाहिए क्लूज का। टाइम तो इस पे मैडम नजर मुझे तो हाँ, मैंने भी IVU देखा और मैं भी यही उस पे डॉक्टर असलम जैसे बना रहे थे, बिल्कुल सही वही फॉलो कर रही थी। जी सर। हेलो जी सर, ये तो उससे भी मजेदार हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दो यार। नहीं सर, बड़ा हो गया। जब आप कहेंगे मैं आपको लोअर इमेज भी दिखा दूंगा। इसमें सर सिटी एक्सियल सिटी इमेजेस ऑफ lower chest, abdomen and pelvic region. There is the on soft tissue window, the lung visualized lungs are unremarkable. There is the right kidney is normal, left kidney shows
It is enlarged with replaced with heterogeneous density lesion with the compression of the renal parenchyma to the periphery. This lesion is it is well defined with internal hyperdense strands. I would like to take the density HU values of this lesion to find the fat elements. There is fat element. So angiomyolipoma, it's a large angiomyolipoma of the left kidney. अच्छा सर, लेफ्ट किडनी का एंजियोमायोलाइपोमा आपने बताया, लेफ्ट किडनी आपको नजर आ रही है? लेफ्ट किडनी नजर है, वो रीनल पेरेन्काइमा इसका जो है ना पेरिफेरी पे डिसकम्प्रेस्ड एंड पुश टुवर्ड्स द पेरिफेरी है। तो अच्छा, यही इस केस में पॉइंट है, अब आपने ये देखना है इसको। इस इमेज में देखें, आपको किडनी की नजर आती है? ये फर्स्ट वाली में ये वाला इमेज है। एक मिनट, इसको ये हटा दूं सर। चले इसमें देखें, ये कंट्रास्ट इनहैंस्ड है। इस कंट्रास्ट इनहैंस में हेटेरोजेनस अपीयरेंस इसकी आ रही है। किडनी मार्क कर सकते हैं आप कहाँ है? ये किडनी सर जो है ना इसकी पेरिफेरी पे, ये जो है ना ये पेरिफेरली इसकी किडनी है ना सर। नहीं, इसको दोबारा देखें, यही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इस इमेज को। ये देखें, किडनी ये है, डिस्प्लेस हो गई है। किडनी से किडनी को, ठीक है, किडनी जो है ना वो एलिवेट कर दिया इसने एंटीरियरली। ये पीछे इधर भी ये देखें ना, यहाँ पे ये नजर आ रही है। यस, किडनी ऊपर है सर, किडनी। तो ये किडनी से राइज। अब अगला सवाल है, किडनी हमने ढूंढ लिया कि ये किडनी नजर आ गई हमें एंटीरियरली एलिवेट। ठीक है, और ये किडनी के साथ सर जो है ना इसकी बटमेंट भी है और इन्वॉल्वमेंट भी है ना, तो किडनी से एराइज, किडनी के साथ ये अटैच्ड है और एराइज हो रही, बल्कि किडनी का जो लोअर पोल है वो इसके साथ इन्वॉल्व है। तो सर ये किडनी का पोस्टीरियर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व है इसके साथ, आपकी बात ठीक है। तो ये सर एब्सेस हो सकता है, लैकुलेटेड कलेक्शन हो सकता है। एब्सेस में फैट क्यों आएगा? हाँ, नहीं आएगा, तो वो फिर लाइपोसार्कोमा और एंजियोमायोलाइपोमा में फैट का एलिमेंट। बिल्कुल, आपने अब बेहतरीन डिफरेंशियल, ये अब हम इसको रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा और बिल्कुल फर्स्ट पे आपने रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा रखना है, सेकंड पे आपने कहना है कि लार्ज एंजियोमायोलाइपोमा हो सकता है। अब दो चीजें, एक तो रेट्रोपेरिटोनियल चीज का ज्यादा चांस है कि वो किडनी को आगे पुश करे, ठीक है। एक चीज सर, इसका मतलब है कि ये किडनी से राइज नहीं कर रहा? नहीं, ये किडनी से राइज नहीं कर रहा, उसका मैं अब आपको पॉइंट्स बताता हूँ। फैट प्लेन्स बहुत क्लियर नजर आ रहे हैं, मतलब फैट प्लेन्स जो है ना वो डिस्टर्ब नहीं हुए हुए हैं कि वो वहां से निकल रहा हो। मैं हाँ, एक ये पॉइंट भी है, दूसरे पॉइंट सब मैं आपको वही बता रहा हूँ कि एक तो जो रेट्रोपेरिटोनियल चीज है ना वो किडनी को आगे पुश करेगी एंटीरियरली, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अब आप ये देखें, इस पे आपको किडनी का एक पोल नजर आ रहा है, ये अगर रीनल लीन होती तो ये इसका इतना बड़ा बल्क तो यहाँ ना होता ना। ये पॉइंट समझ आ रहा है? हाँ, यस सर, वो रीनल इसने किडनी को इन्वॉल्व किया है। फिर तीसरी चीज, एंजियोमायोलाइपोमा में आपको इतने बड़े बड़े सॉलिड कंपोनेंट नहीं नजर आएंगे जितने बड़ा इसका पेरिफेरल कंपोनेंट नजर आ रहा है आपको। इनहैंसिंग इनहैंसिंग सॉलिड कंपोनेंट है, अंदर इनहैंसिंग सेप्टेशंस हैं, पूरा फैट कंपोनेंट है। तो ये रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा का केस है। सर मैं ये डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बता रही थी ना जब आपने एंजियोमायोलाइपोमा का केस बताया था कि जब ये इस तरह एक्सोफिटिक एंजियोमायोलाइपोमा भी इसी तरह नजर आता है, लेकिन उसमें फिर वो कॉर्टिकल नॉच साइन पॉजिटिव होता है कि कहीं ना कहीं कॉर्टेक्स के अंदर वेज शेप डिफेक्ट आपको नजर आता है, बिल्कुल वो एंजियोमायोलाइपोमा है। और जब ये इस तरह किडनी डिस्प्लेस्ड होती है, कंप्रेस्ड होती है, तो फिर ये लाइपोसार्कोमा रेट्रोपेरिटोनियल। बिल्कुल ऐसे है, आपकी बात ठीक है। आप लोग 2 मिनट वेट करें, मैं भी आता हूँ प्लीज। जी सर।
वैसे एग्जाम में लाइपोसार्कोमा बनाने के लिए आपको कहना पड़ता है कि इट इज सेपरेट फ्रॉम द किडनी। लाइपोसार्कोमा जब भी बनाना है एग्जाम में तो साथ कहना है कि द लीजन इज विजुअलाइज सेपरेट फ्रॉम द किडनी। और ये पीछे भी हो सकता है किडनी से और इंटीरियर भी हो सकता है। सिर्फ इसमें जो कैच पॉइंट होता है इसमें फैट और सॉलिड कंटेंट दोनों होते हैं। सर इसमें डिस्प्लेसमेंट के अलावा क्या बताया है सर ने? इसमें हमने ये बताया कि ये जो वेल डिफाइंड लीजन है और ये इसमें जो है ना थिक वॉल्ड एनहांसिंग जो है ना पेरिफेरल सॉलिड एनहांसमेंट है, इंटरनल जो है ना फैट कंपोनेंट है और उसमें भी एनहांसिंग जो है ना वो स्ट्रैंड्स हैं और इंटीरियरली किडनी को ये डिस्प्लेस कर रहा है, पुशिंग एंड डिस्प्लेसिंग इंटीरियरली, और इसका जो पोस्टीरियर कार्टेक्स है उसको इन्वॉल्व करता है, इन्वेजन कर रहा है। सर पेरिफेरल सॉलिड कंपोनेंट कौन से वाले हैं? ये जो इसके जो लेटरल इससे शुरू हो जाता है ना, और ये रेड जो ये जो रेड मार्क किया ये वाला 6 वाले इमेज पे आ जाओ तो इसमें बहुत क्लियर। यस, इसमें डॉक्टर नहीं, जो डॉक्टर असलम, जो रेट्रोपेरिटोनियल लाइपोसार्कोमा है इसे बुक में लिखा गया है कि बाज़ाफ़ा मायोलाइपोमा से भी मिमिक करता है, तो बस हम उसको ये डिस्प्लेसमेंट से पहचानेंगे कि ये डिस्प्लेस करता है लाइपोसार्कोमा। डिस्प्लेसमेंट से, और जो डॉक्टर नईम ने अभी कॉर्टिकल नॉच साइन बताया था ना, वही इसका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। मैडम पहले तो ये क्लियर करना होता है कि आइदर द लीजन इज इंट्रारीनल पेरेन्काइमल का है या जो है ना एक्स्ट्रा उसका है। फॉर एग्जाम्पल यही लीजन अगर वो एड्रीनल ग्लैंड का होता है तो वो भी हमने इसी तरह डिफाइन करना था कि द लीजन इज राइजिंग फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड एंड इट इज नॉट अ रीनल लीजन, तो वो फिर ऊपर इंटीरियरली सुपीरियरली ले जाते हैं। अब ये पीछे की तरफ है तो इसको हमने इसी तरह डिफाइन किया कि इट इज सेपरेट फ्रॉम द किडनी विद पेटेंट सॉलिड कंपोनेंट एंड एनहांसिंग थिक जो सॉलिड इसका एलिमेंट है और इंटरनल एनहांसिंग स्ट्रैंड्स है इसमें, और ये किडनी को आगे कंप्रेस और डिस्प्लेस कर रहा है, पुश कर रहा है इंटीरियरली। वो जो साइन है वो पिछले दिनों नहीं भाई हमने क्या था ना, वो जो विलियम्स ट्यूमर का जो किडनी से राइज होता है और वो साइन बनता है जी वो क्लास साइन मस्ट है इसमें ना। अब इसमें क्लास साइन नहीं बन रहा है ना। नेक्स्ट करें स्टार्ट? जी सर। जी सर। सर ये इंट्रावीनस यूरोग्राफी स्टडी है and its excretory phase, and on right side there is normal opacification of the pelvocalicous system and ureter, and on the left side I can see a drooping lily sign, and however ureter is normal opacified on the left side and contrast reaching into the urinary bladder. So this drooping lily sign is suggesting of there is mass lesion on the left upper pole of the kidney that is displacing the lower calyces towards lower side and displacing its inferiorly. So further I will advise contrast enhanced study, CT scan study of the kidneys for further evaluation of the, for further characterization of the kidney lesion. ठीक है, और कोई डिफरेंशियल? सर और इसके अलावा जी डुप्लेक्स किडनी सर हो सकता है ये डुप्लेक्स। बिल्कुल डुप्लेक्स हो सकता है, ये है भी डुप्लेक्स किडनी, लेकिन दूसरा डिफरेंशियल आपने बिल्कुल ठीक दिया है कि इसमें साथ में दूसरा आपने मैस को पुट करना है। ये 2 यूरेटर भी नजर आ रहे हैं कहीं कहीं पार्शियली, एक ये जा रहा है जी।
ठीक है, Yes, दूसरा sir. ये जा रहा है, कोई भी मैस हो अपर पोल पे वो भी ये वाली अपीयरेंस दे सकता है और डुप्लेक्स भी ये वाली दे सकता है, ठीक है। जी सर। डुप्लेक्स किडनी में ये क्यों अपीयरेंस आ जाती है ड्रूपिंग लिली? सर क्योंकि जो अपर पोल मॉइटी होता है ना, ये विकट मेयर रूल होता है, जिसमें जो अपर पोल मॉइटी होते हैं उसमें रिफ्लेक्स होती है, तो रिफ्लेक्स की वजह से उसका जो हाइड्रोनेफ्रोसिस होती है सर, उसकी वजह से ये प्रेशर इफेक्ट आता है। अपर मोइटी ऑब्स्ट्रक्ट वो नॉन फंक्शनिंग होती है, अपर पोल माइटी इज ऑलवेज नॉन फंक्शनिंग हाइड्रोनेफ्रोटिक, और ये जो नीचे वाली होती है इसमें VOR आता है। हाँ, इसमें नीचे वाली में रिफ्लेक्स होता है, अपर वाले में ऑब्स्ट्रक्शन होती है, यूट्रोसील होती है अपर के साथ एसोसिएटेड। हाँ, और जी जी विगट सर, में वो रूल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से रिफ्लेक्स अपर वाले में आता है ना सर? नहीं, नहीं, रिफ्लेक्स सर, जो आएगा वो reflection लोअर में आएगा। ऑब्स्ट्रक्शन होती है जी, क्योंकि लोअर वाला सीधा लगा हुआ होता है ना जाकर। ओके ओके। अब आपने बताना है कि यूरेटर्स की इंसर्शन कैसे होती है इसमें। जी, जो अपर पोल माइटी होता है सर उसकी स्पीरो मीडियली होगी, और जो लोअर पोल होता है सर उसकी इन्फीरो लेटरली होती है। नहीं सर, उल्टा बोल दिया। इन्फेरोमेडियल होता है। सर जो अपर पोल होता है ना वो नॉर्मल लोकेशन पर होता है, तो लोअर और जो वाला सॉरी लोअर नॉर्मल होता है वो होती है ना, नॉर्मल होता है, इंफीरियर और की। अपर लोअर नॉर्मल होता है और अपर वाला इंफीरियर एंड मीडियल टू लोअर होता है। इंफीरियर मीडियल होता है। बिल्कुल बात ठीक है आपने, ये लोअर अपर वाला इंफ्रोमीडियल है, ऊपर वाला और नीचे जाके लगेगा, जो लोअर है वो लेटरल और सुपीरियर होता है। इसके लिए एक फार्मूला है SIMO, जो सुपीरियर वाला होता है ना SIMO, इंफीरोमेडियल एंड यूरेट्रोसील विद ऑब्स्ट्रक्शन एंड हाइड्रोनेफ्रोसिस, नॉन फंक्शनिंग होती है। लोअर पोल को नीचे जो है लोअर पोल माइटी है उसको नीचे डिस्प्लेस करके वाटर लिली बनाता है, ड्रूपिंग लिली। सर ये पॉइंट दोबारा रिपीट कीजिएगा प्लीज। SIMO। S से सुपीरियर पोल माइटी, IM से इंफीरोमेडियल, उसका इंसर्शन इंफीरोमेडियल होता है, और U से जो O है वो ऑब्स्ट्रक्शन, यानी सुपीरियर जो पोल की मोइटी वाला यूरेटर होता है वो इंफीरोमेडियल होता है, और उसकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, उसका यूरेट्रोसील होता है, उसका हाइड्रोनेफ्रोसिस होता है, नॉन फंक्शनिंग होता है। उसकी वजह से जो लोअर पोल माइटी है उसकी जो है ना वो फंक्शनिंग होती है, लेकिन वो उसको नीचे डिस्प्लेस करता है, ड्रूपिंग लिली साइन बनाता है। ये पूरा मैकेनिज्म। ठीक है सर, अगला केस। Okay sir, this is the contrast enhanced CT scan abdomen, axial slices, and I can see that the liver is unremarkable, and the right kidney is normally visualized, and I can see a heterogeneous area in the left renal area, and in the middle part some enhancing septations, and centrally a dot that is enhancing. तो ये सर जो है ये लेफ्ट रीनल एरिया जो लेफ्ट किडनी है उससे उसका कोई मैस लीजन है दैट इज हेटेरोजेनसली एनहांसिंग, एंड this mass lesion is displacing the left kidney towards the posterolaterally. तो फिर कैसे हुआ किडनी का मैस? हेलो। जी जी सर। जी जी। तो चलिए आप बताएं स्टडी क्या है? सर ये कंट्रास्ट एनहांस स्टडी है, एब्डोमिनल स्टडी। सारे कंट्रास्ट एनहांस है।
सर लोअर जो जिसमें किडनीज आ रहे हैं नजर वो तो कंट्रास्ट एनहेंस ही हैं। अपर वाले ऊपर जो अपर वाले सर वो कंट्रास्ट एनहेंस नहीं है। वो जी वो आई ये जो ओरल कंट्रास्ट सर उसमें मेरा ख्याल ये दिया हुआ है साथ में, और आईवी नहीं है। अब आप दोबारा देखिए इसको, ये एक वो है हिंट है। जी तो सर ये जो है ये मल्टीपल एरियाज हाइपोडेंस आ रहे हैं सर, जो कि बावल लूप्स को एंटीरोलैटरली डिस्प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, सारे हाइपोडेंस तो नहीं है ना? जी सम हाइपर है और सम हाइपो। तो सर ये आई विल टेक द हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा। इफ देयर इज हिस्ट्री ऑफ द ट्रॉमा इट कुड बी ब्लीड। नो हिस्ट्री ट्रॉमा। नहीं सर इसकी समझ नहीं आ रही मुझे। कोई और करना चाहता है अटेम्प्ट? सर मैं सर ये न्यूरोब्लास्टोमा मिडलाइन को क्रॉस कर रहा है, वेसल को एलिवेट कर रहा है, इन केस भी कर रहा है क्रॉसिंग द मिडलाइन। बिल्कुल, ऊपर से अगर आप 2-3 रोज देखें तो वो नॉन कंट्रास्ट है और उसमें बड़े बड़े कैल्सिफाइड गोले पड़े हुए हैं। यस सर। ठीक है, फिर अगर हम नीचे लोअर जो 2 रोज हैं वो कंट्रास्ट है, उसमें ये एयोर्टा है जो आपको सेंट्रल इनहेंसिंग डॉट आ रहा है, तो ये पूरा मैस है जो कि उसको इनकेस कर गया आगे और पीछे से। इनकेस करके एयोर्टा को एलिवेट कर रहा है और क्रॉस भी कर रहा है मिडलाइन। क्रॉस भी कर रहा है, सर मुझे एलिवेट भी कर रहा है, किडनी को डिस्प्लेस भी कर रहा है, और आप अगर इसको स्काउट इमेज देखें तो ये इमेच्योर स्केलेटन भी आ रहा है। यस सर, और उसमें भी नजर आ रहा है लेफ्ट साइड पे जो हाइपरडेंसिटी राउंडेड सी नजर आ रही है। हाइपरडेंसिटी भी आ रही है, उसके अलावा वो बावल लूप्स भी डिस्प्लेस हुए हैं। सर प्लेन इमेज बता दें। सर प्लेन पे क्या नजर आ रहा है? प्लेन पे ये सारे कैल्सिफाइड वो है ना अंदर, ये जो सारे नहीं स्काउट पे सर, स्काउट इमेज पे क्या? स्काउट पे मैंने कहा है कि एक तो इमेच्योर स्केलेटन आपको इससे आइडिया हो रहा है स्काउट देखने से। जी सर। ठीक है, दूसरी बात सर मैं लिम्फोमा में कैल्सिफिकेशंस कब होती हैं? सर ट्रीटेड अगर हो तो, ट्रीटेड हो तो, वरना कैल्सिफिकेशंस का चांस बहुत कम होता है इसमें। ठीक है सर। फिर अब आप ये देखें ना, अब कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने रिट्रोपेरिटोनियल लियन का देखा था कि वो किडनी को एंटीरियरली और सुपीरियरली डिस्प्लेस करते हैं। जो एड्रीनल के लियंस हैं वो कहाँ पे डिस्प्लेस करते हैं? इंफीरियरली और पोस्टीरियरली। जी वो सर। इसमें किडनी ये पीछे उसके एब्डोमिनल वॉल के साथ लगी हुई है। जी बिल्कुल सर। तो ये न्यूरोब्लास्टोमा है विद लार्ज कैल्सिफिकेशंस क्रॉसिंग द मिडलाइन एनकेसिंग द एओर्टा। अब इसकी स्टेजिंग होती है। स्टेजिंग आती है किसी को? सर स्टेज 3 मिडलाइन को क्रॉस कर किया था। स्टेज 3 बिल्कुल ठीक है। स्टेज 1 में कन्फाइंड टू द ऑर्गन ऑफ ओरिजिन होता है, बेशक वो कोई भी हो, वो एड्रीनल हो या वो ऑर्गन ऑफ ज़कर-कैंडल हो या वो जो भी हो, पैरागैंग्लियोमा हो, जो भी, वो ऑर्गन ऑफ ओरिजिन तक कन्फाइंड होते हैं 1 में। 2 में यूनिलैटरल होते हैं और साथ में लिम्फेडिनोपैथी होती है। 3 में कॉन्ट्रालैटरल एक्सटेंशन हो जाती है क्रॉस द मिडलाइन और कॉन्ट्रालैटरल लिम्फ नोड्स भी पॉजिटिव होते हैं। जो स्टेज 4 होती है उसमें मेटास्टेसिस होते हैं और एक 4S स्पेशल स्टेज है इसकी। वो अगर 1 ईयर से कम हो बेबी, उसमें आपने 4S स्टेज देनी होती है। अगर लिवर के, स्किन के या बोन मैरो के मेट्स हों जो कि रेडियोलॉजिकली डिटेक्शन ना हो सके जिनकी, और मैरो एस्पिरेशन पे आए सिर्फ, लाइक उनमें कोई लिटिक या स्क्लेरोटिक लियन ना आ रही हो और आप मैरो एस्पिरेट करें तो मैरो में मेट्स हो, एज लेस देन 1 ईयर हो, तो आप उसको 4S में कैरेक्टराइज करते हैं। फिर इसके अंदर मल्टीपल सिंड्रोम्स हैं, एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है ये। हचिंसन सिंड्रोम होता है, रैकून आई होती है, और एक और चीज होती है तीसरी हाँ उसको कहते हैं मफिन सिंड्रोम। ब्लूबेरी मफिन सिंड्रोम, बिल्कुल। जो स्किन के इसके मेट्स होते हैं ना, वो रेज्ड पर्पलिश सी लियंस होती हैं, वो ब्लूबेरी मफिन सिंड्रोम है। जो लिवर के मेट्स होते हैं
वो होते हैं हचिंसन सिंड्रोम आई थिंक, और तीसरा जो है वो रेकून पेपर पेपर बिल्कुल, और हचिंसन बोन का है शायद, और रेकून है, इस तरह से मुझे आइडिया नहीं है एग्जैक्टली, स्कल के शायद रेकून होते हैं, तो ये इसके याद करने होते हैं, ये अक्सर पूछ रहे होते हैं वहां बैठे। सर मुझे ये जो सबसे आखिरी वाली इसकी इमेज है राइट साइड पे बिल्कुल एंड वाली इमेज, इसमें जो ये फ्री एयर है या ये गट लूप के अंदर एयर है या लूप्स के अंदर ही है ये, सच एक आखिरी पे आ रही है और पीछे मतलब कोई और एलिमेंट नहीं है फ्री एयर का। ठीक है। जी सर। Assalamualaikum. This is one of the spot image of IVP of skeletally mature patient. सर टाइम नहीं लिखा हुआ वैसे। Sir, I can appreciate the significant pubic diastasis. However, no fracture is identified. Moreover, I can see there are possibly two. The bladder is split into two halves. The right side is realized opacified completely, however, the left is incompletely opacified. The pelvic calyceal system is opacified on both sides. Now I'm trying to look at the sacrum, which appears normal. सर ये कंट्रोल फिल्म तो नहीं है क्योंकि मुझे तो उसमें कुछ टाइम वगैरह नजर नहीं आ रहा। ठीक है, ये एक्सक्रीटरी फेज है, आपने ठीक बताया। तो सर ये ब्लैडर डुप्लीकेशन, यूरिनरी ब्लैडर डुप्लीकेशन विथ प्यूबिक डायस्टेसिस हो सकता है, जो कि आपका कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम के स्पेक्ट्रम में आ सकता है, लेकिन मुझे कोई सैक्रल एनोमली नहीं मिल रही इसमें। सैक्रल एनोमली मिल रही है, आप दोबारा देखें इसको। जी सर, नीचे से सैक्रम की नीचे लोअर डेफिशिएंट पार्ट है जो है वो सर। फुल वो है ना, डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स, ओपन है नीचे से। ठीक है, बहुत अच्छा पिक किया आपने, ये इसका एमआरआई है। जी सर, स्टार्ट करें। Previous patient can indicate I can also as well on a hello such sector is divided into the two halves. So my मुझे previous क्लियर नहीं आ रही findings आपकी, आपको नहीं आ रही है, मेरे नेट का इशू radiographs. डॉक्टर रवि, उनका एंड पर इशू है। डॉक्टर रवि सर, आवाज का कोई इशू आ रहा है? हाँ सर, मेरी तो सही है, मुझे तो सही आ रही है। जी जी, आप दोबारा से रिपीट कर दें फाइंडिंग। मुझे दो MR इमेजेस मल्टीपल में मुझे दो यूनिट नजर आ रहे हैं, दो एक्टिविटीज भी नजर आ रही हैं। पोस्ट विद पोस्ट जो है ना वो डायडेल्फिस पॉसिबिलिटी डायडेल्फिस यूट्रस की। ठीक है, तो क्या डायग्नोसिस है आपका? ये डायग्नोसिस मेरा है कॉर्डल रिग्रेशन सिंड्रोम विथ डायडेल्फिस, और मैं इसके जो है वो ऊपर देखना चाहूंगा किडनीज के लिए। ठीक है सर, इसको कहते हैं कंप्लीट डुप्लीकेशन ऑफ यूरोजेनिटल साइनस। सॉरी सर, दोबारा बता। हेलो, डुप्लीकेशन ऑफ
मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 सर, जी आ रही है। आगे सर रिपीट कर दें डायग्नोसिस। मैंने कहा कंप्लीट जी। डुप्लीकेशन ऑफ यूरोजेनिटल साइनस बोलते हैं इसको, जिसमें ब्लैडर भी दो है, नीचे यूट्रस भी दो हाफ्स में डिवाइड हो गया है, प्यूबिक डायस्टेसिस और साथ वर्टिब्रल एनोमलीज वो तो खैर एसोसिएशन में आ जाती है ना। तो ये कंप्लीट डुप्लीकेशन है, यूरोजेनिटल साइनस जो है ना वो पूरी दो में डिवाइड हो गई। साइडों पे अगर वो दोनों पैरामीडियन यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये जो मिड लाइन में सैजिटल इमेजेस में है वो क्या है? वो यूरिनरी ब्लैडर का पार्ट है यूट्रस से एंटीरियर? वो मिड लाइन नहीं है, वो दोनों साइड्स के इमेजेस हैं। देखिए ऊपर किडनीज आ रही हैं दोनों में। पैरामीडियन। ठीक है, बस लास्ट केस कोई एक देखते हैं, फिर उसके बाद काफी टाइम भी हो गया है। एक्सक्यूज मी सर, प्रीवियस इमेज में ब्लैडर के दोनों हाफ जरा मार्क कर दें। एक ये है जो पूरा कंट्रास्ट स्पेसिफाइड है और एक ये है। थैंक यू सर। इसमें ये प्यूबिक डायस्टेसिस की क्या सिग्निफिकेंस है? इस पे कोई ट्रॉमा हुआ है? नहीं, प्यूबिक डायस्टेसिस कंजेनिटल होता है इस तरह के पेशेंट्स में, ट्रॉमा के साथ भी हो सकता है। कोई भी ले ले, जिसको आता है ले ले। Sir, I'm provided with the spot images of cystogram study, in which I can appreciate that the urinary bladder is normally opacified by the contrast. I can also appreciate that the contrast is passing retrogradely into the bilateral ureters. However, pelvic ileal system is not opacified. In second image, I can appreciate that. In second image, I can appreciate that right pelvic ileal system is opacified. However, left pelvic ileal system is not well visualized. Sir, based on imaging findings, it is likely a case of bilateral vesico-ureteric reflux with दिस पॉइंट तो है ही, आपने सही बताया, बायलेटरल व्यू आ रहा है। और क्या है इसमें? सर इसके अलावा किसी ने चैट में बिल्कुल ठीक आंसर लिख दिया है। अच्छा, वो सर लग रहा था, लेकिन मैं डाउट में था। वो मुझे डाउट था क्योंकि यूरेटर्स बड़े क्लोज जा रहे थे, ऊपर से मतलब ऊपर एक दूसरे को टच कर रहे थे। हाँ, ये दोनों एक तरफ जा रहे हैं ना, राइट से। जी सर। क्रॉस फ्यूज्ड यूरेटर्स की क्या इंसर्शन होती है? सर क्रॉस फ्यूज की ये है कि सर जो नॉर्मल किडनी होता है अपनी साइड पर, लाइक राइट अगर नॉर्मल है इसमें, तो उसकी अपनी साइड पर ही ओपन होगी ऑर्थोटॉपिकली नॉर्मल पोजीशन, और जो लेफ्ट मतलब जो इक्टोपिक किडनी होगा उसकी घूम के अपनी साइड पर दूसरी साइड पर जाएगी। बिल्कुल, वो भी ऑर्थोटॉपिकली नॉर्मल। जी ठीक है। और अपर किडनी एक्टोपिक होती है कि लोअर? सर इसमें लोअर वाली एक्टोपिक होगी। नहीं, ओवरऑल क्या होती है? मतलब क्वेश्चन सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि इसमें लोअर वाली एक्टोपिक है, बाकियों में अपर भी हो सकती है एक्टोपिक। सर वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम तो एक्टोपिक जो है वो लोअर वाली है, मैंने तो देखी है। हर टाइम ही लोअर एक्टोपिक होती है। जी सर, लोअर ही एक्टोपिक होती है। यही रूल है कि लोअर एक्टोपिक है, वही क्रॉस फ्यूज होकर दूसरी साइड से नीचे वाले पोल पे अटैच होती है। जी सर। सर डर्मॉइड है। हेलो, डर्मॉइड सर लग रहा है ये। जी डर्मॉइड है। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं इंपॉर्टेंट? सर फैट और कैल्सिफिकेशन और बोन्स भी आ सकती हैं। सर when will we say that it's malignant dermoid? हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी सर आ रही। मैंने कहा वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना, वो एक तो आपने रप्चर का एलिमेंट रूल आउट करना होता है, रप्चर्ड है या नहीं। ठीक है। दूसरा आपने जो डर्मॉइड प्लग होता है उसको आइडेंटिफाई करना होता है, रोकिटेंस्की नोड्यूल जो होता है।
ठीक है। तीसरी चीज, अक्सर एक फैट बॉल होती है जो अंदर फ्लोट करके वो पोकेमॉन बॉल अपीयरेंस बना रही होती है। उसको कंफ्यूज नहीं करना कि वो रोकिटेंस्की नोड्यूल है। रोकिटेंस्की नोड्यूल इज ऑलवेज ऑलवेज आप कह लेंगे पेरिफेरल वॉल के साथ अटैच्ड होता है, सेंट्रल नहीं होगा कभी भी। आप उस पे गूगल पे सर्च मार के ना देखें उसको, एक फैट बॉल होती है जो कि अंदर फ्लोट कर रही होती है सेंटर में, बिल्कुल नोड्यूल की शेप देती है, लेकिन उसको नोड्यूल नहीं बनाना। ये रोकिटेंस्की नोड्यूल नजर आ रहा है जो हमें अभी पेरिफेरली नजर आ रहा है। ठीक है, मार्क किया रेड वाला। जी यही वाला। ठीक हो गया। अगला कोई केस है? सर हम इसको मैलिग्नेंट कब कहेंगे? मैलिग्नेंट कब कहेंगे? मैलिग्नेंट एक तो उसका साइज इंक्रीज आ रहा हो, रैपिडली ग्रोइंग हो प्रीवियस इमेजिंग से कंपैरिजन में, तो मैलिग्नेंसी का चांस रेज करना होता है। अगर इनहेंसिंग सॉलिड कंपोनेंट्स आ रहे हैं तो आपने उसमें वो करना होता है कि ये मैलिग्नेंसी का चांस इसमें ज्यादा है। और तीसरा मतलब यही दो मेन, साइज और वो सर इनहेंसमेंट। ये भी तो मैलिग्नेंट लग रहा है, बड़ा सारा लग रहा है। और इसमें बड़ा वेल डिफाइंड सा है ये, और बड़ा तो है जरूर, साइज लेकिन कितना है? मैच्योर टेराटोमा है ये अपने अपीयरेंसेस और उससे। साइज है, साइज को आपने प्रीवियस इमेजिंग से कंपेयर करके देखना है कि ग्रो कर रहा है रैपिडली या नहीं। सर वाइवा में हमें मैच्योर इमेच्योर की टर्म यूज करनी चाहिए। कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से पूरे कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, फैट भी और वो भी, तो आप कर सकते हैं। सर टॉर्शन में कैसा नजर आता है ये टॉर्शन में? टॉर्शन तो ये करवाता है आगे उसकी उसमें ये ओवरी के सेंटर में नजर आएगा आपको कि वो जो ओवरी इनलार्ज हुई हुई होगी, फॉलिकल्स पेरिफेरी पे पुश्ड होंगे, फ्लूइड होगा, तो बीच में ही आपको एक डेंसिटी, एक बिल्कुल सॉलिड ऐसी चीज नजर आएगी। इसका डायग्नोसिस बता दें जल्दी से। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। सिर्फ ट्यूबरस स्क्लेरोसिस? एक और चीज इंपॉर्टेंट है। हाँ सर, वो रप्चर्ड एंजियोमेलो। वंडरलिच सिंड्रोम बन ब्लेड के फोकाई, ठीक है। अच्छा, एक और केस है लास्ट, आई थिंक सो। हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये भी स्ट्रक्चर का केस है, ठीक है। और इसमें साथ में ये इंट्रावेजेशन हुई है, ठीक है। इंट्रावेजेशन ठीक हो गई इनटू द वेसल, इंट्रावेजेशन इनटू द वेसल्स। इनटू द वेसल्स, इंट्रावेजेशन वेसल्स में होती है, एक्सट्रावेजेशन जो है वो पेरिफेरल टिश्यूज में होती है, सराउंडिंग टिश्यूज में। चलिए ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह सर, आप लोगों ने अपना टाइम दिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। नाइस केसेस सर। इब्तिसाम साहब, वेरी गुड कलेक्शन सर। थैंक यू। ओके सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।